तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉरियर्स और लेजेंडरी हीरोज आज के टाइम में वापस आ जाए और एक दूसरे से लड़ने लगे तो क्या होगा। लेकिन ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली, इस बार गेम फेक होगा, रूल्स टूटे गए हैं और काफी सारे एनिमीज इतने डेंजरस है कि पूरे शहर को एक ही बार में तबाह कर दे। तो वेलकम बैक टू रिकैप रोशी और आज बात करेंगे एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका नाम है फेट स्ट्रेंज फेक। और यार मैं पूरा सीजन एक ही वीडियो में कवर कर देता हूँ पूरे एनिमे का, और इस बात के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और बाकी सीरीज भी देखो यार, बाकी सारे वीडियोस भी देखो चैनल पे जाके, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर तुम एक्शन एनिमे के फैन हो तो ये जरूर तुम्हें पसंद आने वाला है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एपिसोड स्टार्ट होता है एक ब्रेकिंग न्यूज से। स्नोफील्ड के साउथ के साइड एक डेजर्ट एरिया होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। इसकी वजह से वहाँ के सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके थे और एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया था। वहाँ आर्मी तैनात कर दी गई थी ताकि जान सके कि एक्सप्लोजन हुआ क्यों है। अब हम देखते हैं एक लड़के को जो गाड़ी में बैठा होता है और कहता है कि ये सब अभी होना था, अब ये सारे काम मुझे ही संभाल लूंगा, इन्वेस्टिगेशन मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, कितना थकाने वाला काम है। ये लड़का इसी डिपार्टमेंट का है जो कि डेजर्ट एक्सप्लोजन को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की में जो एक शॉप के अंदर एंटर होती है। एक लड़की आती है और शॉपकीपर से पूछती है कि आसपास कोई सस्ते मोटल्स मिल सकते हैं और इसका नाम है अयाका। शॉपकीपर बोलता है कि तुम यहाँ की तो नहीं लगती, ट्रैवलर हो क्या? और अयाका बोलता है कि हाँ मैं जापान से हूँ। अब शॉपकीपर बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि मेरा बाप भी जापान गया था किसी कित्सुने लाइन में, उस जगह का नाम ऐसा ही था, तुम जापान के कौन से एरिया से हो? लेकिन तभी उसकी नजर अयाका के हाथ के टैटू पर पड़ती है और शॉपकीपर बोलता है कि ये टैटू कमाल का है, क्या जापान में ऐसे टैटू बनते हैं? अब अयाका को याद भी नहीं आ रहा होता कि वो जापान के किस एरिया से, और अयाका कुछ कहने वाली थी कि सडनली उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि अयाका तुम्हें होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट करना ही होगा। अब बाहर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है और शॉपकीपर बाहर हेलीकॉप्टर्स देखता है और कहता है कि डेजर्ट एक्सीडेंट की वजह से यहाँ सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब अयाका शॉप से बाहर निकलती है और हेलीकॉप्टर्स को देखने लगती है। अब सीन फ्लेडियस नाम के एक लड़के पर आता है जो पहले सीन में था। वो अयाका को कैमरे से देख रहा था और स्पेशली उसके हाथ के मार्क पर फोकस कर रहा था। तभी एक लड़की आती है और फ्लेडियस से कहती है एक मेज को अपनी पावर छुपा कर रखनी चाहिए, पर ये लड़की ऐसा कुछ नहीं कर रही, लगता है उसे पता है कि हम उसे देख रहे हैं। फ्लेडियस कहता है मुझे यही एक्सपेक्ट था, पर ये सब छोड़ो, डेजर्ट इंसिडेंट के बारे में कोई इन्फो मिली है? लड़की बोलती कि अभी ज्यादा नहीं पता चला, लेकिन जो एनिमल्स मरे थे और जो जीव जंतु वहाँ पे थे उन पे एक वियर्ड पैटर्न दिखा है, या तो ये कोई श्राप है या फिर कोई इलनेस वहाँ पर फैल गई है। फ्लेडियस कहते हैं कि अगर होली ग्रेल वॉर हुई तो हमारे पास काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो इस वॉर को रोक सकते हैं, और बस इस लड़की पर अभी हमें नज़र रखनी पड़ेगी। वो काफ़ी सारे लोगों के बारे में वहाँ पर हमें बताता है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जिसका नाम होता है फ्रांसिस्का। वो किसी आदमी को फ़ोन पर ऑर्डर दे रही है और फिर हम देखते हैं कि एल मेलोई दूसरे आदमी से बात कर रहा है। एल मेलोई कहता है कि अमेरिका में होली ग्रेल वॉर होने वाली है और आपको इसमें किसने धकेला है? वो आदमी बोलता है कि सबके पीछे फ्लेडियस का हाथ है, उसने मेरे साथ ऐसा ड्रामा किया है कि मुझे लगा वो मेरे साथ है, पर एंड में उसने धोखा दे दिया। अब एल मेलोई कहता है कि ऐसे तो बहुत सारे नाइट्स है जो ड्रामा करते रहते हैं, लेकिन पब्लिक को इस वॉर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, मुझे अब आपका ओपिनियन चाहिए इसके बारे में। फिर वो आदमी बोलता है ये होली ग्रेल वॉर रियल नहीं है, सिस्टम इनकम्प्लीट है, रूल्स टूट चुके हैं, सर्वेंट समन्स हो चुके हैं और बिना प्रॉपर अप्रूवल के वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, ये एक डिजास्टर है जो कभी भी शुरू हो सकता है। एल मेलोई कहता है कि साइबर क्लास सर्वेंट्स इस वॉर में पार्ट नहीं ले सकते और कुछ लोग इस वॉर को अपने मजे के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट हो। अब वापस शॉप में आते हैं और शॉपकीपर ने अयाका को एक पेज दिया होता है जिसमें होटल्स के नाम और डायरेक्शन थे। अयाका थैंक्स करके बहुत ही ज्यादा पैसे दे देती है उसको, और शॉपकीपर बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा और नाम पूछने के कौन पैसे देता है? अयाका कहती है कि तुम रखो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जैसे ही अयाका बाहर निकलती एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ये वो आदमी है जिसको फ्रांसिस्का ने फोन पर ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले। अब सीन ऑरलैंडो और उसके भाई कैस्टर के बीच फोन कॉल पे दिखाया जाता है। ऑरलैंडो कहते हैं कि डेजर्ट इंसिडेंट के बारे में कोई इन्फो मिली? कैस्टर कहता है डेजर्ट इंसिडेंट कब हुआ था ये? ऑरलैंड फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि मुझे तुमसे तो यही एक्सपेक्ट था, अब दोबारा कॉल मत करना। कास्टर कहता है रुक, फ्रांसिस्का के बारे में कुछ पता है? मुझे उसके बारे में इन्फो मिली है कि तुम्हें अपने जापानीज फ्रेंड से बात करनी चाहिए। ऑरलैंडो बोलता है कि तुझे इतनी सारी बातें कैसे पता चल जाती है? कैस्टर बोलता है आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, मैंने इंटरनेट पे सब कुछ निकाल लिया है, तुम्हें क्या लगा मेरे जैसे मेज को इंटरनेट यूज करना नहीं आता? ऑरलैंडो कहता है कि मैंने तुम्हें लाइटली लिया, पर अगर तूने ऐसा मुंह खोला तो मुझे तेरे पास आना ही पड़ेगा। कैस्टर बोलता है क्या सोच रहे तू मुझ पे कमांड स्पेल यूज करेगा? वो मुझ पे काम नहीं करने वाला, मुझे बस अच्छा गाना खिला दो और बाद में देखेंगे। अब अयाका की आंख खुलती है और वो किडनैप हो चुकी होती है, उसके हाथ बंधे हुए और एक वियर्ड चेन में उसके हाथ बांधे। एक आदमी जिसने उसको किडनैप किया है उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास कमांड स्पेल नहीं दिखती, कहाँ से आई हो, कौन सी मेज हो? अयाका कहती है कि मैं कोई मेज नहीं हूँ, मुझे एक वाइट लेडी ने यहाँ भेजा है। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और रिचुअल सर्कल एक्टिवेट कर देता है। तभी एक हाथ उसके दिल को बाहर निकाल लेते हैं और वो आदमी वहीं के वहीं मर जाता है। अब एक औरत जो कि एक सर्वेंट है वो अयाका के सामने आती है और कहती क्या तुम होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट करने वाली हो? अब अयाका कंप्लीटली
कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है, लेकिन तभी सेबर समन हो जाता है। लगता है यहाँ कोई मेरा स्वागत नहीं करने वाला। वो औरत उस पर अटैक करती है, पर सेबर अपनी स्वॉर्ड निकालकर काउंटर अटैक करता है और पूरी बिल्डिंग की छत ही उड़ा देता है। अब औरत वहाँ से भाग जाती है। सेबर आयाका से पूछता है क्या तुम मेरी मास्टर हो, और आयाका बोलती है कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और उन चारों तरफ से घेर लेती है। सीन शिफ्ट होता है कि आयाका और सेबर न्यूज़ में छा रहे होते हैं, उन्हें किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सेबर एक ट्रक के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है कि मेरी वजह से बिल्डिंग की छत टूटी और ये मेरी गलती है, मैं केयरलेस हो गया था। फ्लेडियस ये सब स्क्रीन पे देख रहा था और कहता है तो इस लड़की ने सेबर समन किया है, लगता है ये प्लान फ्रांसिस्का का ही है। उसको दिखाया जाता है, वो सेबर की बातें सुनकर खूब हंस रही होती है और कहती है कि होली ग्रेल वॉर जल्दी शुरू होने वाली है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। पुलिस वाला ने इन दोनों को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उन्होंने छत उड़ा दी थी और ये टेररिज्म का एक्ट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेबर से पुलिस उसे इंटेरोगेट कर रही होती है, उसका नाम, स्वॉर्ड कहाँ से मिली, सब कुछ। तब ऑरलैंडो बोलता है कि ये लड़का किंग बन सकता है, लेकिन उसने पेन ड्रैगन की कसम खाई है, ये पागल बने। वो ये बातें अपनी साइड में खड़ी एक लड़की को बता रहा है। ऑरलैंडो बोलता है कि इसके मास्टर का क्या हुआ। लड़की बोलती है कि हमने जो भी पूछा उसने ऑनेस्टली आंसर दिया, लेकिन उसकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ हुई है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उस पर हिप्नोटिज्म का यूज हुआ है और उसके हाथों का कमांड स्पेल पर है, पर वो एक नॉर्मल सिटीजन ही है। ऑरलैंडो बोलता है कि इसने सर्वेंट समन किया है, तो कुछ स्किल तो होगी इसके पास। वो लड़की कहती है लगता है किसी एक्सटर्नल फ्रैक्शन ने जल्दी में भेजा इसको। ऑरलैंडो एक इस्बन नाम की लड़की की बात करता है, ये सब उसने किया होगा। इस लड़की और सर्वेंट को बंदी बनाकर रखना है और कैस्टर से बचकर रहना है। अब लड़की बोलती है हमने कैस्टर से कांटेक्ट किया था, पर वो गेम खेलने में बिजी है। अब सीन शिफ्ट होता है, गिलगमेश और टीना एक पार्टी में है। गिलगमेश टाइन को ज्ञान दे रहा है कि तुमने कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चों को कैसा रहना चाहिए, अपने हाथ पर ऐसे करो वो सब। और फिर कहता है कि क्या तुम्हें इस जगह को मेजेस से बचाना है या फिर इस दुनिया की कठपुतली बन के रहना है, डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है। टाइन कुछ कहती है, तभी गिलगमेश बीच में कूद कर कहता है कि जब तक इस वॉर में मेरे दोस्त है मैं तो फुल मजा लूंगा। अगर तुम मुझे अपना सर्वेंट कहकर यूज करना चाहते हो तो अपना सब कुछ दाव पर लगा दो। और वो गेम खेलने चला जाता है। तब एक आदमी आता है, हांजा। हांजा कहता है कि मैं भी गेम ज्वाइन करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम में जीत जाते हैं और सब शॉक हो जाते हैं। हांजा बोलता है कि मैं बाद में पैसे वापस कर दूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। गिलगमेश बोलता है कि तुम ऑर्डर नहीं रखते, तुम हो कौन। हांजा बोलता है कि मैं हूँ हांजा, इस होली ग्रेल वॉर को सुपरवाइज करने वाला। अब वापस पुलिस स्टेशन पे आते हैं। सेबर अभी भी इंटरोगेट हो रहा है। पुलिस सवाल पे सवाल पूछ रही है और वो एक ही जवाब देता है कि मैं तुम्हें मैजिक ट्रिक दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। और गायब हो भी जाता है और पुलिस घबरा जाती है, बट फिर वो वापस आ जाता है। क्लास में मॉनिटर नहीं होते गुड बॉय वाले, एकदम वैसे ही है। अब पुलिस उसको बोलती है कि हिलना भी मत। सेबर बोलता है कि मैं हिला तो नहीं, पर जब मन करेगा भाग जाऊंगा। तुम्हें इजी चकमा दे सकता हूँ, पर तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए अभी भी भागा नहीं। मुझे कस्टडी में रहना पसंद नहीं, मैं सिर्फ प्रूव करना चाहता हूँ कि वो लड़की इनोसेंट है। मैं सुबह तक गायब हो जाऊंगा, जो पूछना है पूछ लो। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो याद कर लेना। ऑरलैंडो ये सब सुन रहा था और कहता है कि सेबर को वॉर से कोई फर्क नहीं है, इस लड़की पर नजर रखो और जो हिप्नोटिक स्पेल यूज हुआ है उसे हटाओ। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है कि चीफ आपसे मिलने कोई आया, एक चर्च का प्रीस्ट। आया का पूरा सपना देख रही होती है कि एक वियर्ड क्रिएचर दिखता है उसके अंदर और आंख खुलती है और सेबर वहाँ पर होता है। सेबर कहता है कि लगता है तुम बहुत थक गई, और आया का शौक हो जाती है। सेबर कहता है कि मैंने अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में दीवार के आर पार आ सकता हूँ, तुम्हें देखने आया था मैं तो। आया का बोलती है कि मैंने कहा था मेरे मामलों में दखल मत दो। सेबर बोलता है कि तुम तो मेरी मास्टर हो। आया का बोलती है मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देने वाली। सेबर कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी मास्टर हो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। आयाका कहती है कि मैं भीख मांगती हूँ भाई, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं होली ग्रेल वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहती। सेबर बोलता है कि जो टैटू तुम्हारे हाथ में वो कमांड स्पेल है, वो मैजिक फ्लो की तरह काम करता है, उसी से मुझे मैजिकल एनर्जी मिलती है। अगर तुम नहीं भी मानो, हम भी एक फेट से जुड़ गए हैं, और अगर मैं तुमसे दूर गया तो मैं यहाँ से गायब हो सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आयाका बोलती है कि ठीक है, पर मेरे मामलों में टांग मत अड़ाना। सेबर बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड रहूंगा, दूसरे पार्टिसिपेंट्स तुम्हें मार सकते हैं। आयाका बोलती है कि पहली बात तो मैं तेरी मास्टर नहीं हूँ, और दूसरी बात पार्टिसिपेंट्स मेरे को क्यों मारेंगे। सेबर बोलते हैं कि हो या ना हो, जब तक मैजिकल एनर्जी कनेक्टेड है तो तुम टारगेट रहोगी, और लगता है कि दुश्मनों ने तुम्हें पकड़ भी लिया था। मेरा नाम सेबर है और तुम मुझे सेबर बुलाना, और तुम्हारा नाम क्या है। अब सीन आते है उस प्रीस्ट पे जो कि ऑरलैंडो से मिलने आया। तो प्रीस्ट कहता है क्या तुम यहाँ के चीफ हो। ऑरलैंडो बोलते हैं कि हाँ, और तुम कौन हो। वो हांजा होता है वो प्रीस्ट। वो कहता है कि स्नोफील्ड के सेंट्रल चर्च से आया हूँ मैं, और हांजा कहने लगता है लॉकेट्स के बारे में। ऑरलैंडो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो। हांजा बोलता है कि अगर तुमने पूरा पुलिस स्टेशन बैरल से कवर कर रखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम मुझे हराने के बाद भाग नहीं सकते, मेरा काम इजी हो गया। तुम बुरे आदमी हो, क्लॉक टावर से कोई लेना देना नहीं है, तुमने 30 अननेचुरल पर्संस रख रखे हैं। और लैंडो बोलता है कि लगता है इन्फो निकालने में काफ़ी मेहनत की है। हांजा टीवी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुमने वो सर्वेंट और मास्टर यहीं रखे हैं। और लैंडो बोलता है कि हाँ रखे हैं, तो क्या। हांजा बोलते हैं वो होली ग्रेल वॉर के पार्टिसिपेंट्स हैं, चर्च के पास उनकी कोई इन्फो नहीं है, मुझे उनसे मिलना है। और लैंडो बोलते हैं ठीक है, पर यहाँ बात नहीं कर सकते, चलते रहो, मैं सब बताता हूँ।
हांजा बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुमने बॉडीगार्ड्स तैनात किए होंगे। ऑरलैंडो बोलता है कि ये मेरा एरिया, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तभी वहाँ पर सारी लाइट्स चली जाती है और ऑरलैंडो बोलता है कि ये तुम्हारे साथ ही, और हांजा बोलता है मेरे साथ ही आगे या पीछे से आएंगे, ऊपर से नहीं। वो असैसिन, वो सेम सर्वेंट जो एपिसोड 1 में था, वो आती है और वो सारे बैरल्स तोड़ती है और फिर फाइट स्टार्ट होती है ऑरलैंडो की पुलिस वर्सेस असैसिन की। तभी एक और आदमी आता है, जेस्टर कार्टूर है। जेस्टर बोलता है कि लगता है तुम बहुत पावरफुल हो, इन पुलिस वालों को चांस नहीं है। एक पुलिस अटैक करती है और जेस्टर उसका हाथ तोड़ देता है, लिटरली अलग कर देता है उसका हाथ, और किसी को पता भी नहीं चला कि ये हुआ कब। ऑरलैंडो फिर क्रिएचर समन करता है, जेस्टर एक झटके में सारे क्रिएचर्स उड़ा देता है, कुछ किया भी नहीं और वो मर भी गया। जेस्टर असैसिन से बोलता है कि मेरा नाम जेस्टर है और मैं तुम्हारा मास्टर होने वाला हूँ। असैसिन अब सोचती है कि मैं तो अपना मास्टर खुद मारा था, तो ये कैसे मास्टर हो सकता है। वो जेस्टर पर अटैक करती है और जेस्टर उसे गायब कर देता है। सारे पुलिस एक साथ मैजिक अटैक करते हैं और जेस्टर को एक भी अटैक नहीं लगता है वो इनविजिबल बैरियर है। जेस्टर कहता है कि अब मैं तुम्हें हरा दूंगा, दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है, और ऑरलैंडो रेडी हो जाता है। जेस्टर कहता है क्या तुम पागल हो, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई मुझे टच नहीं कर सकता। तभी हांजा कॉफी फेंकता है जेस्टर पर और हांजा कहता है लगता है मेरी कॉफी तुम तक पहुंच गई। अब जेस्टर उसे कहता है कौन हो तुम बेवकूफ, क्या मैंने इस वॉर में जल्दी कर दी है, मुझे लगा चर्च इन्वॉल्व नहीं है। हांजा लिटरली जेस्टर के मुंह पे कॉफी फेंकता है। जेस्टर कहता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, और हांजा बोलता है कि ये तो मेरी ट्रीटमेंट है, तुम्हें यहाँ लोगों का खून चाटना चाहिए ना। जेस्टर गुस्से से जोरों से हमला करने लगता है और फिर सोफा फेंकता है। हांजा सोफा को ऐसे किक मारता है कि वो सीलिंग में अटक जाता है और जेस्टर शॉक हो जाता है। हांजा फिर जेस्टर को एक पावरफुल पंच मारता है और जेस्टर दूर जाकर गिरता है। हांजा बोलता है कि मैंने सोचा था तुम्हारा सर उड़ा दूंगा पर तुम बच गए। हांजा और लैंडो से कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। और लैंडो बोलता है क्या तुम हमें असिस्ट करने वाले हो। हांजा बोलता है नहीं, पर एक कंडीशन है, जो कॉफी मैंने वेस्ट कर दिया चर्च वालों को पता मत चलने देना, फादर मुझे पनिशमेंट दे देंगे। मतलब हांजा को सिर्फ कॉफी की फिक्र है, बाकी सबकी नहीं। जेस्टर बिल्डिंग के ब्लॉक्स हांजा पर फेंकता है और हांजा अपना वेपन निकालकर सारे ब्लॉक्स काट देता है। जेस्टर सडनली अटैक करता है और नीचे की जमीन टूट जाती है और दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट, पंचेस की बौछार होने लगती है। हांजा जेस्टर को एक ब्रूटल किक मारता है और जेस्टर पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़कर बाहर निकलता है। हांजा बाहर जाके फिर से किक मारता है। अब टीन और गिलगमेश ये सब देख रहे होते हैं और टीन शॉक्ड होती है। गिलगमेश कहता है कि जो प्रीस्ट उस आदमी से फाइट कर रहा है वो एक टाइप का डीमन है। फाइट में होता है जेस्टर कार फेंकता है, हांजा अपने स्टाइल में कार्स को काट कर रख देता है। तब पता चलता है कि जेस्टर एक वैम्पायर है। हाँ भाई, इस एनिमे में सब कुछ देखने को मिलेगा, वैम्पायर भी। अब जेस्टर फ्लेम समन करता है और फ्लेम टोर्नेडो में बदल जाता है और फिर वो अटैक करता है, पर जैसे ही हांजा को वो टच करता है उसकी उंगलियां सारी की सारी टूट जाती है। हांजा का जो हाथ होता है वो एक रोबोट जैसा होता है, इसलिए जेस्टर की सारी उंगलियां कुचल जाती है। जेस्टर अपनी उंगलियां रीजनरेट कर लेता है और फिर एक कार फेंक कर भाग जाता है। हांजा उसका पीछा करता है और जेस्टर उसे गन से शूट करता है, पर हांजा को एक खरोच भी नहीं आती। अब सुबह हो जाती है और जेस्टर कहता है कि मेरे जाने का टाइम आ गया। हांजा अटैक करता है पर जेस्टर भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। अयाका दूसरी तरफ कहती है कि मैं दुआ करती हूँ पुलिस वाले सेफ हो। सेबर कहता है वैसे नहीं लग रहा कि वहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है। तब मिजिया नाम की एक लड़की आती है और मिजिया कहती है कि मुझे कहा गया है कि जो लोग अजीब दिखते हैं उनकी तलाशी लेनी है। अयाका बोलते हैं कि सबसे अजीब तो तुम हो। सेबर कहते हैं कि लगता है चर्च वाले वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड है। अब मिजिया बोलती है कि अच्छा तुम दोनों सर्वेंट और मास्टर हो, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। अब सेबर अयाका को वैम्पायर्स के बारे में इन्फो देने लगता है। अयाका उसकी सारी बात सुनकर पक जाती है और वहाँ से चलने लगती है। अब मिजिया कहती है कि तुम्हारे पास जब भी टाइम हो सेंटर चर्च जरूर आना, हमें आपसे बात करनी है। और अयाका बोलती है कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। और रास्ते में वही शॉपकीपर मिलता है एपिसोड 1 वाला, और उसके साथ काफी लोग हैं। और लैंडो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि सिटी में कोई तबाही तो नहीं हुई है। असिस्टेंट बोलता है कि जो भी लोग इंजर्ड है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और लैंडो उस पुलिस से बात कर रहे होते जिसके हाथ जेस्टर ने तोड़े थे। पुलिस कहते कि आप मेरी टेंशन मत लो, मैं सिटीजन्स की हेल्प करने जा रहा हूँ। और लैंडो कहता है कि तुमने अपनी हालत देखी है, पहले जाके आराम कर लो। पुलिस कहते हैं कि मुझे अपनी सिटी प्रोटेक्ट करनी है। और लैंडो बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम उसे हरा पाओगे, वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। पुलिस बोलता है कि मतलब हम सर्वेंट्स और डीमन से भी फाइट करेंगे, अगर मैं हार मान गया तो सिटी कौन प्रोटेक्ट करेगा। मैं मेज की तरह नहीं पर पुलिस ऑफिसर की तरह अपनी सिटी प्रोटेक्ट करूंगा। अब रेस्टोरेंट में एक बच्चा अपनी वॉच से बात कर रहा होता है। वो वॉच एक सर्वेंट है जैक, वो बच्चा है फ्लैट एल मेलोई का स्टूडेंट। फ्लैट कहता है कि इस सिटी में मेज क्राफ्ट इल्यूजन यूज किया गया है, ये सिटी काफी अजीब है। जैक कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। फ्लैट बोलता है कि मैंने पुलिस स्टेशन के पास एक सर्वेंट की फोटो लिया गिलगमेश की। फ्लैट ने एल मेलोई को मैसेज किया, मैंने एक हीरोइक स्पिरिट ढूंढ लिया, उसकी पावर अमेजिंग है। अब एल मेलोई गिलगमेश की फोटो देखकर डर जाता है। वो बुड्ढा कहता है कि आपने वो न्यूज देखी थी जिसमें उस सर्वेंट ने स्पीच दी थी। एल मेलोई अब सोचता है कि इस फेक होली ग्रेल वॉर में 7 स्पिरिट समन होने वाले हैं, सेबर उनमें से नहीं है, मतलब 7 सर्वेंट की समनिंग रिचुअल स्टार्ट होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है, फ्लेडियस रिचुअल परफॉर्म कर रहा है ताकि एक सर्वेंट समन कर सके, पर वो रिचुअल फेल हो जाता है और अचानक उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है क्या तुम मेरे मास्टर हो। सीन कास्टर पे शिफ्ट होता है, वो कहता है कि फ्लेडियस मेजेस की फैमिली से बिलोंग करता है और वही मास्टरमाइंड है जिसने एक स्टेट पे होली ग्रेल वॉर करने का डिसाइड किया था। फ्लेडियस की फैमिली में से एक मेंबर ने 3rd होली ग्रेल वॉर में पार्ट लिया था और उसने इस वॉर को स्टेट्स में रखने का डिसाइड किया है, द रिचुअल ऑफ द गार्डियन टेरिटरी। और वो जगह
जगह कोई और नहीं बल्कि स्नो फील्ड है। पर आखिर में ये सब कुछ फेक है, रूल्स टूट चुके हैं, सिस्टम इनकम्प्लीट है, ये सिर्फ एक डिजास्टर है जो अभी शुरू हुआ है। ये डायलॉग एक्चुअली एपिसोड के स्टार्ट में एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट की तरह बोला गया था ताकि तुम्हें समझ आए कि वॉर इतनी खतरनाक क्यों है। अब सीन फ्लेडियस पे शिफ्ट होता है, वो अपने रूम में खड़ा है, तभी उसके पीछे एक अजीब सा शैडो आता है और शैडो की आवाज आती है, क्या तुम्हें मैं दर्द में यकीन है? जितना दर्द होने होगा उतना ही मैं परछाई बनता जाऊंगा। फ्लेडियस की सांस अटक जाती है, वो हिल भी नहीं पाता। अब शैडो धीरे धीरे वहां से गायब हो जाता है। फ्लेडियस थोड़ी देर तक वहीं फ्रोजन रहता है, फिर धीरे से सांस लेता है और कहता है, तो इसे कहते हैं होली ग्रेल वॉर। ये सीन बताते हैं कि फ्लेडियस को खुद नहीं पता कि उसने क्या समन कर दिया और वॉर उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। सीन चेंज होता है, अब हम ऑरलैंडो और फ्रांसिस्का को देखते हैं। फ्रांसिस्का कहती है, वो शापित क्यास, मैंने सोचा था इतना खतरनाक नहीं निकलेगा। वो जेस्टर की बात कर रही होती है। ऑरलैंडो कहता है कि तुम्हें तो इन सब में मजा आ रहा होगा। फ्रांसिस्का थोड़ा हर्ट होती है और कहती है, तुम्हें पता ही है, सुनकर मेरी फीलिंग्स काफी हर्ट होती है और वैसे भी मुझे ये बॉडी यूज के 3 साल हो गए। इस बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स अभी भी काफी साफ सुथरे हैं। और वो ऑरलैंडो को अपना पेट दिखाती है और उसका पेट काफी अजीब सा है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। यहाँ ट्विस्ट आता है और फ्रांसिस्का काफी समय से जिंदा है। जब भी वो मरती है अपनी बॉडी को दूसरे ह्यूमन बीइंग में स्वैप कर लेती है। लगभग 23 बॉडी उसने यूज कर चुकी है, मतलब वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। ऑरलैंडो बोलता है, अगर हम जेस्टर को ऐसे ही खुलेआम छोड़ देंगे तो मासूम लोगों को भी टारगेट करेगा। फ्रांसिस्का कहती है, मैंने सोचा था तुम्हें खुद को तैयार कर लिया होगा कि तुम मासूम लोगों को मार सकते हो जब तुमने इस सिटी को एक स्टेज की तरह डिसाइड किया था। ये डायलॉग ऑरलैंडो की हिपोक्रेसी को हाईलाइट कर रहा था। तभी एक एरो शूट होता है और एरो का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ऑरलैंडो की ऑफिस की सारी विंडोज टूट जाती है। वो एरो सीधा टाइन की तरफ जा रहा था, लेकिन गिलगमेश अपनी मैजिकल पावर यूज करके उस अटैक को आराम से रोक लेता है। टाइन कहते हैं कि क्या कर रहे हो? गिलगमेश कहता है कि चुप रहकर पीछे हट जा। तभी दूसरा एरो आता है और इस बार गिलगमेश के खिलाफ। गिलगमेश उसे भी रोक लेता है और अब गिलगमेश अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, फुल आर्मर, फुल पावर। वो पहले कैजुअल क्लोथ्स में था, अब गोल्डन आर्मर पहन के रेडी हो जाता है। गिलगमेश कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि आर्मर को मैं दोबारा यूज करूंगा, पर लगता है कि वक्त आ चुका है। वो एक अजीब सा व्हीकल समन करता है जैसे फ्लाइंग मशीन जैसे, और टाइन से कहते हैं कि तुम पीछे बैठो। टाइन बोलती है, क्या मेरा तुम्हारे साथ आना ठीक होगा? गिलगमेश बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें उस एरो से कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? तुम मेरी मास्टर हो, अगर तुम मर गई तो मुझे काफी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। गिलगमेश उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने एरो छोड़ा था। वो आदमी कोई और नहीं, हरकाइलिस था, एक सर्वेंट। हरकाइलिस फिर से टाइन पर अटैक करता है और गिलगमेश इस बार भी टाइन को प्रोटेक्ट कर लेता है। गिलगमेश बहुत सारी स्वॉर्ड समन करता है और हरकलीस पर फेंक देता है, पर हरकलीस सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और एक खरोच नहीं आती उसे। गिलगमेश थोड़ा शॉक होता है और फिर ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता है। इस पर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, पर हरकलीस को फिर भी कुछ नहीं होता। हरकलीस कहता है, किंग ऑफ हीरोज, तुम इतने कमजोर हो, अगर तुम मुझ पर रैंडमली वेपन्स फेंकने वाले हो तो मुझे ऐसा फील होगा कि तुम मुझ पर मिट्टी फेंक रहे हो। अब तुम्हारे पास जितनी भी स्वॉर्ड्स है उनसे अटैक करो। गिलगमेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने माइटी स्वॉर्ड को तुम जैसे कमजोर लोगों पर यूज नहीं करता, पहले तुम मुझे प्रूव करो कि तुम पावरफुल। और दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एक लड़की वहां आती है, वो हरकलीस को एक ब्रूटल पंच मारती है, इतना पावरफुल कि हरकलीस दूर जाकर गिरता है। ये लड़की कोई और नहीं, हिप्लॉइटा है, एक सर्वेंट। जब ये जिंदा थी तो ये एक क्वीन थी। अब गिलगमेश कहता है कि इसे कहते हैं किसी की खुशी पर पानी फेर देना। हरकलीस उठकर उन दोनों पर अटैक कर देता है और गिलगमेश अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है और हिप्पोलाइटा अपने मैजिक से उस पर अटैक करती है और फिर 3-वे फाइट स्टार्ट होती है। हिप्पोलाइटा अपने हॉर्सेस समन करती है, वो हॉर्स पे बैठकर हरकलीस का हर अटैक से बचती है और काउंटर अटैक करती है, पर हरकलीस सब कुछ ब्लॉक कर लेता है। गिलगमेश फिर भी फाइट में आता है, स्वॉर्ड समन करके दोनों पर अटैक करता है और हरकलीस डिफेंड कर लेता है। हिप्पोलाइटा हॉर्सेस की वजह से सारे अटैक्स डॉज कर लेती है। अब फाइट के बीच में हिप्पोलाइटा हरकलीस से पूछती है कि तुमने उस लड़की टाइन पर अटैक क्यों किया? हरकलीस बोलता है, वो लड़की एक मेज है जो होली ग्रेल वॉर में पार्ट लेने वाली है। हिप्पोलाइटा गुस्से में कहती है कि मैंने सोचा था तुम कम से कम ऐसा तो काम नहीं करोगे, एक बच्चे पर खुशी खुशी निशाना लगाना तुम जैसे इंसान ही कभी नहीं करने देंगे। तुम्हारी तारीफ और सामने के गीत मेरे देश के कोने कोने में गूंजते हैं, क्या तुमने अपने उस भगवान की तारीफ करने वाले का नाम त्याग दिया है? अब हरकलीस को काफी गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाता है कि चुप कर, और फिर वो कहता है, वैसे नाम का हीरो अब नहीं रहा, मैं अब हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ, मुझे भगवान से अपना बदला लेना है। ये सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि हरकलीस का डार्क साइड और ट्रॉमा दिखता है। अब वापस ऑरलैंडो और फ्रांसिस्का के पास आते हैं। ऑरलैंडो जाने लगता है। फ्रांसिस्का कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ऑरलैंडो बोलता है इस सिचुएशन को हैंडल करने। फ्रांसिस्का मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने सर्वेंट वहाँ भेज दिए। अब ऑरलैंडो के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता, वो शॉक्ड है। फाइट सीन में वापस तीनों गिलगमेश, हरकलीस, हिप्पोलाइटा एक दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं। तभी एक इल्यूजन आती है, अब सब उसमें आ जाते हैं। एक आवाज आती है कि तुम अभी अपने ट्रम्प कार्ड्स यूज मत करो। गिलगमेश के पास एक आदमी आता है, वो आदमी एनकीडू है। ये एनकीडू गिलगमेश का बेस्ट फ्रेंड था, पर ये रियल एनकेमेडू नहीं है, कोई उसकी बॉडी और वॉइस को कंट्रोल कर रहा है। गिलगमेश उस पर अटैक करता है और बीच से काट देता है, पर उस आदमी को कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। गिलगमेश अब गुस्से में कहता है कि जिसने तुझे परमिशन दी कि तू मेरे दोस्त का चेहरा और आवाज यूज करे और तूने मुझे धोखा देने की भी कोशिश करी, इतना भी तुम्हारी पनिशमेंट के लिए काफी नहीं होगा जितना मैं तुम्हें देने वाला हूँ।
गिलगामेश को पता है कि उसका दोस्त मर चुका है और कोई उसकी बॉडी यूज़ कर रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। हिप्पोलाइटा की मास्टर उसे वापस बुला लेती है और हिप्पोलाइटा बोलती है कि अगली बार मैं इस मैटर को सॉर्ट करके रहूंगी एक वॉरियर की तरह। गिलगामेश कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बदतमीजी के बाद जाने दूँ, ठीक है मैं तुम्हें अभी माफ़ कर देता हूँ। गिलगामेश हरकलीज से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। हरकलीज बोलता है एल्साइड्स। अब बैकग्राउंड में हरकलीज का पहला नाम एल्साइड था, बाद में उसने बदल दिया था। हिप्पोलाइटा अपना नाम बताती है और वहाँ से चली जाती है। इल्यूजन भी हट जाता है धीरे धीरे। सीन शिफ्ट होता है अयाका और सेबर पे। सेबर बोलता है लगता है तुम सो ही नहीं। अयाका बोलता है तुम सब लोगों ने इतना शोर किया कि मैं सो ही नहीं पाई। अयाका बोलती कि वैसे तुम होली ग्रेल वॉर के बारे में भूल तो नहीं गई ना, तुमने क्या प्लान कर रखा है। सेबर थोड़ा सरप्राइज्ड है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस वॉर में इंटरेस्टेड होगी। अयाका बोलती है मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मैं तुम्हें समन किया है, तो मेरी वजह से तुम इस वॉर में फंसे हो, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। सेबर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम मुझे मैजिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हो जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में अभी भी हूँ और वैसे भी मुझे इस वॉर में खुद को पहचानना है। अयाका बोलती कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुमने इस समनिंग का जवाब होली ग्रेल की तलाश में दिया था। सेबर बोलता है अगर तुम लॉजिक से सोचो तो वही है, पर मुझे किसी चीज़ ने समन किया है, वो मुझे खुद नहीं पता। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई पछतावा नहीं है तो वो झूठ होगा। क्या ये वो चीज़ है जिनके लिए ग्रेल का सहारा दिया जाए। होली ग्रेल वही है जिसकी तलाश कभी किंग आर्थर को भी थी। सेबर कहता है ये सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें अपना असली नाम बताने वाला हूँ, मेरा नाम रिचर्ड है। अब अयाका शौक हो जाती है क्योंकि वो तो सेबर को मना ही कर रही थी कि वो अपना नाम ना बताए, क्योंकि वो उसकी मास्टर कभी भी बनना ही नहीं चाहती थी। अब ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है एक वॉर जोन जैसी जगह में। एक लड़का दिखता है, उसने एक आदमी को गन से शूट करके मारा है। वहाँ एक मोहल्ला पूरा डिस्ट्रॉयड है, लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। तभी एक सर्वेंट उसके पास आता है और ये सर्वेंट फ्रांसिस्का है। सर्वेंट कहता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी कमी है, चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। स्पेल कास्टर जो तुम्हें बुलाने वाला था वो सब मर चुके हैं, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी और जीनी है तो चलो मेरे साथ। और हाँ, तुम्हारी मॉम वो जापान में बहुत पहले मर चुकी है। ये लड़का शॉक हो जाता है पर उसका पास कोई ऑप्शन होता नहीं इसके अलावा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लेडियस फ्रांसिस्का और उसी लड़के को देखते हैं। फ्लेडियस उस लड़के से कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बार फिर से समझाता हूँ, ये ऑपरेशन एक मेज क्राफ्ट रिचुअल को रिकनेक्ट करने के लिए है जो एक वक्त पर ईस्ट में किया गया था। हमने एक फेक होली ग्रेल वॉर का लालच यूज़ करके 6 मास्टर्स और उनके सर्वेंट्स को सामने कर दिया है। हम उन्हें एक जरिए की तरह यूज़ करेंगे। 7 सर्वेंट और रियल वाले को समन करेंगे और फिर रियल होली ग्रेल वॉर शुरू होगी और तुम उस रियल वॉर के मास्टर रहोगे। मैं तुमसे एक सर्वेंट समन करवाऊंगा, अगर ये सक्सेसफुल रहा। तभी फ्रांसिस्का बीच में बोलती है कि तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ क्या हुआ। अब तुम्हारे सर्वेंट समन हो जाएंगे तो तुम्हें उनके साथ जो करना है कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो तुम मेरी जान लेने के बारे में भी सोच सकते हो। फ्लेडियस कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे रिपोर्ट देना और इसका उस काम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ख्वाहिश पूरा करने वाली होली ग्रेल में तुम्हारी आखिरकार इच्छा क्या है। वो लड़का थोड़ा सोच कर कहता है कि मेरी कोई स्पेशल इच्छा नहीं है, मेरी कोई भगवान जिस पे मैं भरोसा करता हूँ ना घर है ना जहाँ मैं वापस जा सकूँ, मुझे बस हर दिन अच्छा खाना और अच्छी नींद चाहिए। ये डायलॉग उस लड़की की ट्रैजिक लाइफ दिखाता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, वो लड़का रिचुअल की जगह पर पहुंच चुका है। वो रिचुअल परफॉर्म करता है, अपना सर्वेंट समन कर लेता है और सर्वेंट कहता है तो तुम मेरे मास्टर हो होली ग्रेल वॉर में। गाइस, इससे पहले कि आप सर्वेंट के बारे में मैं बता देता हूँ ताकि एपिसोड आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। इस लड़के ने वॉचर क्लास सर्वेंट समन किया। वॉचर दिखने में 7-8 अलग अलग लोग लगते हैं पर असल में ये सारे अलग सर्वेंट्स नहीं है, ये वॉचर के शैडोज है जो अलग अलग लेजेंडरी हीरोज के रूप में इस लड़के के सामने आते हैं। वॉचर का काम लड़ना नहीं है, उनका काम है इस लड़के को गाइड करना और ट्रेन करना ताकि वो होली ग्रेल वॉर का ट्रू आंसर बन सके। अब वो लड़का सर्वेंट से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ 7 से 8 सर्वेंट्स आ जाते हैं जो उसे वॉचर के बारे में बताने लगते हैं और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसका मतलब क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम कॉर्डेलियन नाम की आदमी को देखते हैं। उसने 2 आदमियों को टपका दिया और वो दोनों बहरूपिये थे। वहाँ के सारे लोग तो शॉक ही हो जाते हैं। कॉर्डेलियन बोलते हैं इन लाशों को जल्दी से ठिकाने लगाओ, मुझे स्टेट की तरफ से एक कैटलिस्ट मिला है, अब मैं एक सर्वेंट समन करूंगा। अब फ्लेडियस का बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन आता है। कॉर्डेलियन का पब्लिक फेस एक इंडस्ट्रियल बेस्ड डिस्पोजल कंपनी का प्रेसिडेंट है, पर उसका चुपचाप हुआ वह रूप वो एक हाई रैंक मेंबर है जो कि टॉप माफिया ग्रुप से बिलोंग करता है। उस पर 125 से ज़्यादा मर्डर में शामिल होने का शक है। वो आदमी इतना डेंजरस है, समझ में आ गया होगा। अब सीन वापस कॉर्डेलियन रिचुअल की जगह पर पहुंचता है, रिचुअल परफॉर्म करता है और हरक्यूलिस को समन कर लेता है। हरक्यूलिस कहता है क्या तुम ही मेरे मास्टर हो, और कॉर्डेलियन थोड़ा मुस्कुराकर कहता है वो फैसला करने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो, और मैं तुमसे यही पूछूंगा कि हे ग्रेस के महान हीरो, क्या तुम इस लड़ाई को जीतने के लिए एक यंग चाइल्ड पर हमला कर सकते हो। गाइस, अब कंफर्म हो चुका है ये वही बंदा है जिसने टाइन पर अटैक कराया था, पर हरक्यूलिस ने इन सब बातों को इनकार कर दिया था। तभी कॉर्डेलियन अपना मैजिक यूज करता है और हरक्यूलिस को अपने वश में कर लेता है। अब ये बंदा हरक्यूलिस को टाइन पर अटैक करने के लिए भेजेगा जो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। अब हम फाइट के बाद का सीन देखते हैं जब हरक्यूलिस ने गिलगमेश और हिप्पोलाइटा से फाइट की थी। कॉर्डेलियन बोलता है कि मैंने सोचा था ये इंटरफेरेंस की वजह से हुआ होगा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस गॉड एस्केप के साथ कनेक्ट करोगे। हरक्यूलिस कहता है कि तुम्हारी मैजिकल एनर्जी का सोर्स क्या है, इतनी खतरनाक बैटल के बाद भी तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। यहाँ कॉर्डेलियन ने हरक्यूलिस को अपनी मैजिक पावर दी थी जो कि बहुत खतरनाक है। कॉर्डेलियन बोलता है कि एक सिंपल सी बात है, मैं बैटरीज यूज करता हूँ। पुराने टाइम में आर्ट्रियम नाम का एक मेज ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एफिशिएंटली मैजिकल एनर्जी क्रिएट करता है। हमने उस सिस्टम को प्रेफर किया था और इम्प्रूव किया और आगे काम करने के लिए बिल्ड करा है। हरक्यूलिस बोलता है एक मैजिकल एनर्जी सोर्स
फोर्स जो इंसानों की जान लेता है। कॉर्डेलियन बोलता है कि इतनी एनर्जी के साथ मुझे फाइट करने में कोई इशू नहीं होगी, फुल थ्रॉटल पर लगभग आधा दिन। हरकुलिस बोलता है कि तुमने इस कॉन्ट्रैप्शन के लिए कितने इंसानों को सैक्रिफाइस किया। अब कॉर्डेलियन आराम से कहता है ज़्यादा नहीं, बस 24,975, और इतने नंबर क्या कम हो गए। ये सुनकर हरकुलिस शॉक्ड है, पर कॉर्डेलियन के लिए ये नॉर्मल है। हरकुलिस कहता है कि तुमने इन सारी बातों को सीक्रेट रखा अभी तक, और कॉर्डेलियन बोलता है कि ये सब मेरे गैल्वरोस से कनेक्शन की वजह से है। जितनी बड़ी फैमिली उतने सारे दुश्मन, अगर उन्हें खत्म करना है तो उनको अच्छे से यूज करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है फ्लेडियस और फ्रांसिस्का की बातों पर। फ्लेडियस कहता है कि मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि तुमने उन लोगों को रोका। वो गिलगमेश, हिप्पोलाइट और हरकुलिस की बात कर रहा है जो फ्रांसिस्का ने रोक दी थी। फ्लेडियस कहते हैं लेकिन अगर तुमने अपने एंड को सही से हैंडल नहीं किया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। फ्रांसिस्का गुस्से में कहती है क्या तुम इस वक्त मुझे थ्रेटन कर रहे हो, मेरा मर्डर होने वाला है। फ्लेडियस बोलता है कि सुना है कि एजेंसी ने तुम्हें 2-3 बार इरेज किया। फ्रांसिस्का बोलते कि हाँ, और उसमें मुझे काफ़ी दर्द हुआ था। फ्लेडियस बोलते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ हाथ मिलाने का फैसला क्यों किया? तुम्हें उन्हें ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया होगा, क्या तुमने उनके साथ कुछ काम ऐसा करा होगा? फ्रांसिस्का बोलती कि मेरी फिजिकल बॉडी के मरने जाने से कोई दर्द नहीं है, और वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, पर मैं उन सबको ईजिली हरा सकती हूँ। वो फालतू की बातें करने लगती है और तभी एक न्यू कैरेक्टर दिखता है, स्कारलेट। स्कारलेट फ्रांसिस्का को मारना चाहती है। फ्लेडियस कहते हैं कि अगर तुम उसका नाम लोगे वो लड़की तुम्हें मार देगी। सीन शिफ्ट होता है, फ्रांसिस्का अकेले में कह रही है कि फ्लेडियस इस वॉर को मुझसे भी ज्यादा एंजॉय करेगा। तभी उसका सर्वेंट आता है और कहता है कि मास्टर आप तो बहुत एक्साइटेड दिख रहे हो, समन होने के बाद मैं काफी सारे काम किया है। वो दोनों वॉर के बारे में बात करने लगते हैं पर कुछ स्पेसिफिक रिवील नहीं होता इसके बारे में। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। एक लड़की वहाँ एडमिट है, उसके हाथ पर वही टैटू है जिसे सर्वेंट समन होते हैं। ये भी लड़की भी एक सर्वेंट की मास्टर है, लेकिन इस सर्वेंट के पास जो भी आता है उसे एक अजीब सी बीमारी हो जाती है और वो एंड में मरी जाता है। ये एक डेंजरस सर्वेंट है, पर अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता चलता इस एपिसोड में। सीन शिफ्ट होता है फ्लैट पे, जो कि एल मेलोई का स्टूडेंट था। फ्लैट कहता है प्रोफेसर ने मेरी वजह से 2 घंटे वेस्ट कर दिए, और उसका सर्वेंट कहता है कि तुम अपने प्रोफेसर को काफी एडमायर करते हो, वो मेज क्राफ्ट का एक कमाल का इंस्ट्रक्टर है। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि वो होली ग्रेल वॉर से जिंदा बच के निकला, वो टॉप लेवल का मेज होगा। वो कहता है कि ऑफ कोर्स प्रोफेसर ने क्लॉक टावर के हर तरह के केस सॉल्व किए। तभी फ्लैट एक अजीब सी प्रेजेंस सेंस करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, पूरी सिटी धीरे धीरे कवर हो रही है किसी डार्क एनर्जी से। अब वापस उस लड़के के पास जिसने वॉचर समन किया था, असैसिन वो जो एपिसोड 1 और 2 में थी, उस पर अटैक कर देती है। असैसिन कहते हैं क्या तुम होली ग्रेल की तलाश में हो? वॉचर उस लड़के से कहता है कि अब तुम पर अटैक होने वाला है। असैसिन अटैक करती है और वो लड़का ग्रेनेड फेंकता है और वहां से भागता है। तभी उसके सामने अयाका आ जाती है। वो लड़का अयाका पर गन पॉइंट कर देता है। वॉचर आता है और कहती है कि ये उसकी मास्टर नहीं है, ये एक बेचारी लड़की है जो होली ग्रेल वॉर का हिस्सा बन चुकी है। वो लड़का अयाका से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना आएगा, अगर तुम रुकी तो मर जाओगी। असैसिन फिर से अटैक करती है, पर तभी सेबर यानी रिचर्ड आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जैसे तुम्हें पता है कि सेबर का असली नाम रिचर्ड एपिसोड 4 में उसने बताया था, तो रिचर्ड ही बोलूंगा मैं आपसे। अब ये सीन शुरू होता है फ्लेडियस के साथ। वो कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी मेज क्राफ्ट रिचुअल की हदों से बाहर है। वो कुछ अजीब सी फोटोज देख रहा है जिसमें लोगों और जानवरों पर एक बीमारी दिख रही है। ये बीमारी उसी सर्वेंट की वजह से आई है जिसके हमने एपिसोड 5 में जिक्र करा था, यानी वो बच्ची जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका सर्वेंट। फ्लेडियस समझ रहा है कि ये बीमारी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि वॉर का एक नया डेंजरस वेपन बन सकती है। सीन शिफ्ट होता है अयाका और रिचर्ड पे। रिचर्ड बोलता है कि सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के साथ अलायंस बनाना होगा। अयाका थोड़ा घबराती है और कहती है कि अलायंस किसके साथ? अब एल मेलोई दिखता है, उसे सेबर और अयाका के बारे में पता चल चुका है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। एल मेलोई का रोल अभी बैकग्राउंड में, पर वो आगे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सीन शिफ्ट होता है, अयाका और सेबर एक अजीब से जंगल में आ जाते हैं। सेबर कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ तकलीफ है, बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। अयाका बोलते है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई दूसरा मास्टर भी छुपा हो सकता है। सेबर बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, इस जंगल में चारों तरफ मैजिकल एनर्जी फ्लो हो रही है। अयाका बोलते तो क्या हुआ अगर वो हम पर अटैक कर देंगे? सेबर बोलता है कि अगर उन्हें करना होता तो अब तक कर देते। अयाका बोलती कि तुम इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हो। अब फ्रांसिस्का दिखती है, वो काफी परेशान है क्योंकि वो सेबर को नहीं देख पा रही, कोई बैरियर है मैजिक उसे रोक रहा है। फ्रांसिस्का का सर्वेंट कहता है कि तुमने कैटलिस्ट के रूप में क्या इस्तेमाल किया? फ्रांसिस्का कहती कि इसे पता चला कि उस लेजेंडरी स्वॉर्ड के लिए जो जगह थी वो जा चुकी है, तो मैंने उस बॉक्स का इस्तेमाल किया जिसमें वो बंद था। मैंने सोचा था कि हम एल्ट्रिया को समन कर पाएंगे, ये जंगल कितनी बकवास जगह है। अब ये डायलॉग फ्रांसिस्का का एरोगेंस और ऑब्सेशन दिखा रहा होता है। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो मैंने बोला था एनकीडू की बॉडी पोजेस्ड है थोड़ी देर पहले, वो गलत है। जो गिलगमेश के पास आया था वो एनकीडू का एक इल्यूजन था, वो पोजेस्ड नहीं था। वो इल्यूजन शायद फ्रांसिस्का के सर्वेंट ने क्रिएट करा था, तो अब कंफ्यूजन दूर हो गई है। अब सेबर और अयाका एनकीडू के पास पहुंचते हैं और सेबर एनकीडू के साथ अलायंस बनाना चाहता है ताकि डेंजरस मॉन्स्टर्स को मिलकर हराया जा सके। एनकीडू कहता है लेकिन इससे मेरे मास्टर का क्या फायदा होगा? या एनकीडू की मास्टर दिखती है एक सिल्वर फॉक्स, थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर होता है। सेबर कहता है कि कल रात मैंने एक मॉन्स्टर देखा था, इस वॉर में हमें काफी तकलीफ होगी, अगर मैं हार गया तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि अयाका सेफ रहेगी, चाहे वो चर्च में भी क्यों ना इवैक्यूएट हो, जो मेरी वजह से इन सब में फंस गई है और जो लोगों ने मेरे को वैनिश करके विनाश किया है उनकी वजह से उस महान पहले राजा का नाम बदनाम होगा। कीडू मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम खुद एक किंग हो और तुम दूसरे किंग से
से बहुत अलग हो जिसे मैं जानता हूँ। वो गिलगमेश की बात करें अपने बेस्ट फ्रेंड की। फिर एनकीडू फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करता है सिर्फ सेबर की पावर चेक करने के लिए। इनकी फाइट स्टार्ट होती है और सेबर पंचेस मारने लगता है, पर एनकीडू का हर अटैक वो डॉज कर लेता है। फिर एनकीडू अपना मैजिक यूज करता है और सेबर को पीछे धकेल देता है। फिर वो सेबर के पीछे से अटैक करता है, लेकिन सेबर किक मारने की ट्राई करता है और एनकीडू फिर से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी एनकीडू एक पावरफुल मैजिक अटैक ट्राई करता है और सेबर आसमान की तरफ जाता है और समहाउ उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब सेबर एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और उसे स्वॉर्ड की तरह यूज करके अपने मैजिक एनकीडू पर चलाता है। ये मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक था, पर लास्ट मोमेंट में एनकीडू ने उस अटैक को रोक दिया। अब फाइट यहीं पर खत्म होती है और एनकीडू अलायंस के लिए रेडी हो जाता है। ये फाइट अच्छी थी, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ रिस्पेक्ट भरी हुई थी। फाइट के बाद अयाका सेबर की चोटी खींचती है गुस्से में। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, मैंने तुमसे ऐसा करने को कभी नहीं कहा था। सेबर बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अपने तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अयाका की आंखों में आंसू होते और वो कहती है अगर तुम्हें मैजिकल एनर्जी चाहिए होती तो तुम मुझे मेज क्राफ्ट की वजह से एक पपेट में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा किया और जो तुमने किया मैं उसकी कदर करती हूँ, पर मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं इतनी प्रोटेक्शन की डिजर्व नहीं करती। अब ये सीन बहुत इमोशनल था। अयाका की सेल्फ वर्थ इश्यूज दिख रहे होते हैं तब। सेबर उसे समझता है और जेंटली, पर उसके पास कोई परफेक्ट आंसर था नहीं समझ देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, कुछ लोग एक हुडी पहने इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक शादीशुदा जोड़ा और एक लड़की जो मिस्टर ए के साइड से अपार्टमेंट में रहते थे, उस लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, उसे लाल हुडी पहनाकर मारा गया। वो लड़की हमेशा मिस्टर ए से एलिवेटर में पूछती थी क्या तुम एलिवेटर का बटन दबा सकते हो। अब यहाँ एक नया मिस्ट्री कैरेक्टर है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। अब अयाका और सेबर जो असैसिन होती जो पहले आती थी उन्हीं के पास आती है। असैसिन कहती है लायन हर्ट मैं तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने कैसे एक लीडर के साथ मिलकर ऐसे मॉन्स्टर से लड़ाई की और कितने खूंखार इंसान तुम हुआ करते थे। मेरा मकसद तुमसे अलग है, पर उससे पहले मुझे उस मॉन्स्टर को हराना होगा। एनकीडू बोलता है कि असल में एक मॉन्स्टर है जिसे मैं भी इस शहर से निकालना चाहता हूँ। सेबर बोलता है कि लगता है तुम जिस मॉन्स्टर की बात करो वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक है। एनकीडू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी के लिए बस वो एक सिर्फ काला सांप है और मिट्टी के रंग का कीचड़, लेकिन अगर वो दोनों आपस में मिल गए और होली ग्रेल में चले गए तो ये प्लानेट डेंजर में आ सकता है। ये एक बड़ा रिवील है, वॉर का स्केल सिर्फ सिटी नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सीन शिफ्ट होता है टीन और गिलगमेश पे। गिलगमेश को अब एनकीडू और सेबर की दोस्ती के बारे में पता चल चुका है और हमें टाइन के बारे में एक डार्क ट्रूथ पता चलता है। जो पावर उसके पास है वो अपने 12 भाई बहनों को सैक्रिफाइस करके मिली है। टाइन ने खुद नहीं किया पर उसकी फैमिली ने किया और वो उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाई है। गिलगमेश इस पर कुछ नहीं बोलता पर उसका एक्सप्रेशन बताता है कि वो समझ गया है। अब सेबर असैसिन और अयाका एक घर के पास है, तभी वॉचर क्लास 7 का मास्टर वहां आ जाता है। असैसिन अटैक करने वाली होती है पर सेबर उसे रोक लेता है। अब सेबर उस वॉचर क्लास 7 को सारी बातें समझाता है और मैटर सॉर्ट हो जाता है और वो अभी के लिए न्यूट्रल है, ना दुश्मन है उनका ना दोस्त है। अब हम डॉक्टर को देखते हैं जो सुबीकी को देखने आता है। सुबह की वही बच्ची जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरे हिसाब से ये ब्लैक फ्रॉक का असली कॉज यही बच्ची है। सीन शिफ्ट होता है, फ्लेडियस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है और फ्लेडियस का सर्वेंट जैक उसे खतरा महसूस होता है। जिस रूम में सुबीकी है वो एक जहरीली ब्लैक फ्रॉक से भर चुका है। वो डॉक्टर अपनी जान पे खेलकर उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं और जैक उस डॉक्टर और बच्ची को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो जो फ्लैट होता है वो उसे रोक लेता है क्योंकि डॉक्टर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब फ्लैट कहता है कि अभी के लिए हमें नहीं पता कि उसका मास्टर हमारी दोस्त है या दुश्मन। और अब यहाँ पर फाइनल सीन होता है, वो एम्पायर जेस्टर दिखता है। वो कहता है कि लगता है मुझसे कोई मिलने आया है। तो अब ये सीन स्टार्ट होता है हर्ली नाम की एक लड़की के साथ। उसने एक अजीब सा सर्वेंट समन कर लिया था जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, पर हर्ली की हालत काफ़ी ख़राब है और लगभग वो मरने ही वाली है। तभी वहाँ फीलिया नाम की एक लड़की आती है और हर्ली की जान बचा लेती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फीलिया और लैंडो ने एपिसोड 2 में आइसबर्न नाम से मेंशन किया था इसको। फीलिया कहती है कि लगता है तुमने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। हार्ली शॉक में वो कहती है कि आइसबर्न तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब फीलिया उस सर्वेंट से कहती है कि ये लड़की तुम्हारी मास्टर होने वाली है और अब वो हर्ली से कहती है कि मेरे ज़माने में खुद को सैक्रिफाइस करना वो भी सर्वेंट के लिए काफ़ी आम बात थी। अगर तुम्हें खुद को मारना ही है तो कुछ इंटरेस्टिंग करके जाओ जिससे मजा आए। अब ये फीलिया की डार्क साइड बताती है। सीन शिफ्ट होता है वॉचर क्लास 7 के मास्टर पे। वो फ्लेडियस से फोन पर बात कर रहा है। फ्लेडियस कहता है कि तुमने मुझे रात की रिपोर्ट नहीं दी। वो दूसरा बंदा कहता है कि मुझ पर असैसिन ने अटैक कर दिया था पर सेबर ने उसी वक्त मुझे बचा लिया। उसने कहा कि हम साथ रहेंगे और असैसिन से भी बात कर ली है। फ्लेडियस कहता है कि जब तक हम उनके बारे में जानकारी नहीं निकाल लेते हीरो और किंग के साथ डील करने के लिए यूनाइटेड फोर्स सजेस्ट करो कोई। तभी वॉचर सर्वेंट आता है और वो उससे कहता है कि तुम पर असैसिन की नज़र है, वो तुम्हें देख रही है। अब वो वॉचर क्लास 7 फ्लेडियस को अपने सर्वेंट के बारे में बताता है और फिर कॉल रख देता है। वॉचर कहता है कि अभी वो वहाँ से चली गई है और उस सर्वेंट का ओनर कहते हैं कि तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं अगर वो वहाँ थी। वॉचर कहते हैं क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया, हम लोग बस परछाई हैं और कुछ नहीं, हम सिर्फ अपने मास्टर को गाइड कर सकते हैं और हमारा मास्टर हमें देख सकता है बस। अभी वॉचर क्लास की एक लिमिटेशन है कि वो फाइट नहीं कर सकता है। अब जो बंदा है वो उस रूम में जाता है और वहाँ पे अयाका आराम कर रही होती है। अब इस बंदे का कुछ नाम रखना पड़ेगा तो इसका नाम मैंने बेन सोचा। बेन कहते हैं तुम थोड़ी देर के लिए
सो पाई। और सेबर बोलता है कि तुम एक लाइफ सेवर हो, तुमने हमें रूम यूज़ करने दी और अब तुम्हारी वजह से अयाका अच्छा फील कर रही है। अयाका डेन से कहती है कि उसका नाम क्या है। अब वो कहता है कि मेरा नाम डेन है और मैं इस होली ग्रेल वॉर का एक मास्टर हूँ। अब ये इस वॉर में पार्टिसिपेट करना है जैसे कि अयाका आई है। सीन शिफ्ट होता है, ऑरलैंडो अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा है। ऑरलैंडो कहता है कि तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। वो असिस्टेंट बोलते हैं कि मुझे पता चला कि इस्बन और हार्ली इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही है। ऑरलैंडो बोलता है कि लगता है वो स्कैडियल फैमिली के डीमन से मिलने जा रही है। अभी एक नई फैमिली का रेफरेंस है। अब हम कॉर्डेलियन और हरकलीस को देखते हैं। हरकलीस कहते हैं तो ये था आर्गो का कैप्टन, किसी और कैरेक्टर के बारे में बोल रही है। अब कॉर्डेलियन बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो। हरकलीस बोलते हैं कि अब मैजिकल एनर्जी से कनेक्टेड हो तो तुम्हारी मेमोरीज मैं भी देख सकता हूँ। तभी वहाँ फीलिया यानी इस्बन आ जाती है और कॉर्डेलियन बोलते हैं कि अब इससे मुझे क्या चाहिए, इसको मुझसे। फीलिया बोलती है कि तुम बुरे कीचड़ में लपट चुके हो, तुम अपनी इंसानियत से बहुत दूर निकल चुके हो, तो अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हें जान से भी मार दूँ, और मैं उस हीरो स्पिरिट को भी नहीं बख्शने वाली। कॉर्डेलियन बोलता है कि इस्बन को यही चाहिए था। फीलिया बोलती है कि इस्बन तुम्हारा मतलब उन लोगों से जिन्होंने ये कंटेनर बनाया। मैं बहुत लकी हूँ, इस कंटेनर में मुश्किल से कोई सोल बनती है। मैंने आसानी से इस पर कब्जा कर लिया। लगता है कि इसे भगवान का वसूलने के लिए बनाया गया है। भगवान का नाम सुनते ही हरकलीस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हरकलीस को भगवान से कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। हरकलीस फीलिया पर अटैक कर देता है पर उस अटैक का कोई फायदा नहीं होता। फीलिया को एक खरोच नहीं आती। फिर फीलिया वही एरो हरकलीस पर फेंक देती है और हरकलीस समय उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फीलिया कॉर्डेलियन पर अपना मैजिक यूज करती है पर वो अटैक वापस फीलिया पर आ जाता है और फीलिया भी उसे रोक लेती है। तभी कॉर्डेलियन पूरी जगह को रुक में बदल देता है और अजीब से क्रिएचर समन कर लेता है। फीलियन क्रिएचर्स और हरकलीस से फाइट करने लगती है। इसी बहाने कॉर्डेलियन हार्ली को पास आता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारे ऑर्डर्स थे कि ये लड़कियां आई है, पर डर की वजह से हार्ली कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो खुद पर काबू रखकर अपने सर्वेंट समन करती है। फ्रांसिस्को और फ्लेडियस ये सब देख रहे होते हैं और जैसे ही हार्ली अपना सर्वेंट समन करती है दोनों शॉक में आ जाते हैं। इस सर्वेंट कुछ स्पेशल है पर अभी ये रिवील नहीं होता। और वापस अयाका, सेबर और डेन के पास आते हैं। सेबर डेन से कहता है कि ये कहना थोड़ा ज़्यादा होगा पर क्या तुम मुझे अपने सर्वेंट के बारे में कुछ बताओगे। तभी असैसिन वहाँ पर आ जाती है। असैसिन बोलता है कि मैंने सुना था कि अपने सर्वेंट को कैप्लिन या कुछ और कह रहा था, तुम किसी से तो बात कर रहे थे कि कौन है वो मास्टरमाइंड जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। डेन कहता है कि मैं एक मर्सनरी हूँ, मैं अपने साइलेंट से बात कर रहा था, मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता और अगर तुम मुझसे ऐसे ही पूछते रहे तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। सेबर उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे अलायंस में आ जाओ। डेन बोलता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता तो तुम लोग मुझे भरोसा नहीं करना चाहोगे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये सेफ फेल भी हो जाए। सेबर कहते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है। हार्ली का सर्वेंट उन क्रिएचर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। फ्रांसिस्का ये देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रही है। फ्रांसिस्का अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम वहाँ जाओ और उनकी लड़ाई को साफ साफ खत्म करो। फ्रांसिस्का का सर्वेंट कहता है कि अगर तुम कमांड स्पेल भी यूज़ करो तो मैं ये ऑर्डर कभी नहीं मानूंगा, लेकिन फ्रांसिस्का उसे मना लेती है और वो बैटल फील्ड की तरफ निकल पड़ता है। हार्ली अपने सर्वेंट से कह रहा है कि इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दो। तभी कॉर्डेलियन वहाँ आ जाता है और हार्ली के हाथों पर गन शूट करता है। कॉर्डेलियन बोलते हैं कि बताओ तुमने ये क्या समन किया है। हार्ली बोलती है कि तुम्हें लगता है मैं अपने सर्वेंट के बारे में इतनी आसानी से बता दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर आता है फ्रांसिस्का का सर्वेंट और अपने मैजिक से ग्रैंड इल्यूजन यूज़ करता है। फ्रांसिस्का का सर्वेंट सबसे कहता है कि यहाँ काफ़ी नए चेहरे दिख रहे हैं। कॉर्डेलियन बोलता है कि इस कास्टर का क्या मतलब है। वो सर्वेंट बोलता है कि ताकि ये वॉर सही सलामत चलती रहे तुम में से कोई टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, क्या हम लोग एक डील सेट कर सकते हैं। ये सर्वेंट काफ़ी मैनिपुलेटिव है, आगे पता चलेगी इसकी आइडेंटिटी। अब फ्लेडियस फ्रांसिस्का से कहता है तुम्हारे सर्वेंट ने वहाँ सब क्या किया है। फ्रांसिस्का उसे समझाने लगती है पर कुछ स्पेसिफिक रिवील इस बारे में तो कुछ नहीं होता। अब सुबह की वो हॉस्पिटल वाली जो बच्ची हमें दिखाई गई थी उसके पास जेस्टर वो वैम्पायर आ चुका है, यानी अब जेस्टर प्लस सुबह की ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आगे की स्टोरी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगी। लेडीज ने कुछ आदमी डेन के पास भेजे हैं और डेन सेबर से कहता है कि मैं बस खाना पीना और सोना चाहता हूँ, तो चलो मैं तुम्हारी सारी बात बताता हूँ। ये वॉर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने शुरू की और मेरे साइलेंट भी इसी स्टेट में है। फिर वो वॉर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एट लास्ट ये लोग अलायंस क्रिएट कर लेते हैं। अब अगला सीन होता है क्लैट के पास्ट के बारे में। फ्लैशबैक का सीन है कि क्लैट एक बच्चा था, उसकी फैमिली उसे हेट करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि क्लैट कभी ना कभी उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कर्स जैसा था, क्लैट के अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल था जो सबको डरा के रख देता था। फिर हम देखते हैं कि एल मेलोई क्लैट के पास आता है। एल मेलोई वही सेंसी वाली टोन में कहता है कि बच्चों को कभी फेक स्माइल नहीं करनी चाहिए। ये डायलॉग क्लैट के ट्रॉमा बता रहा था। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि क्लैट काउबॉय वाले गेटअप में है और कहीं जा रहा है। ये आउटफिट थोड़ा फनी है पर क्लैट का कैरेक्टर ही थोड़ा अजीब सा है। अब सीन शिफ्ट होता है अयाका और सेबर पर। उन पर कुछ स्पेशल एजेंट्स नजर रख रहे हैं और दोनों को इस बात की पूरी खबर है। अयाका कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट और मेजर्स ने हाथ मिला लिया, कोई फैंटेसी मूवी चल रही है क्या। सेबर कहते हैं कि सुनकर मैं भी सरप्राइज हो गया था, लेकिन इससे पीछे कोई लॉजिक तो होगा ही पक्का। ये सेबर थोड़ा सार्कास्टिक होकर बोल रहा था। सीन शिफ्ट होता है डेन पर। अब वॉचर क्लास का सर्वेंट का मास्टर वॉचर सर्वेंट डेन को कहता है कि तो तुम उन्हें नहीं बताने वाले कि वैम्पायर
हॉस्पिटल में। यहाँ वैम्पायर की बात हो रही है जो जेस्टर है। डेन कहता है कि मैं हमेशा अपने पास कुछ राज रखता हूँ ताकि अगर कुछ हो जाए तो मेरे पास बैकअप प्लान हो। मैं उन लोगों पर भरोसा तो करता हूँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। तभी वहाँ असैसिन आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है कैस्टर के पास। उसके पास कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ रहे होते हैं। कैस्टर बोलता है तो तुम्हें उस मॉन्स्टर से लड़कर कैसे लगा। वो जेस्टर की बात करे जो कि वैम्पायर है। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि ये तो हमारा काम है, हमें जितने हो सके उतने सिटीजन्स को जान बचाने उनकी, हम अपनी जान देकर भी अपना काम निभाएंगे। कैस्टर उस पुलिस ऑफिसर के हाथ पर एक मेटल का हाथ फिक्स करने लगता है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसके हाथ तोड़ दिया था जेस्टर ने एपिसोड 2 में, काट के अलग कर दिया था। कैस्टर अपना मैजिक यूज करता है और अब वो हाथ अटैच हो गया है। अब वो हाथ रियल हाथ की तरह ही वर्क करेगा और ये सीन अच्छा शायद था थोड़ा। सीन शिफ्ट होता है ऑरलैंडो पर। उसके पास एक असिस्टेंट आती है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें क्लैड को एक पुलिस ऑफिसर पकड़कर पुलिस स्टेशन ला रहे होते हैं। दोनों क्लैड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। असिस्टेंट बोलता है मैं आसपास की क्लाइंट्स को जल्दी यहाँ बुलाती हूँ, पर ऑरलैंडो उसके ऊपर शक करने लगता है। वो अपनी असिस्टेंट पर स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि आखिर कौन हो तुम। अब क्या ये असिस्टेंट रियल है या फेक है तो क्लिफ हैंगर रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है असैसिन और डेन पे। असैसिन डेन की जान लेने पे तुली है। डेन कहता है मुझे लगा था हम साथी हैं। असैसिन बोलती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो बताओ तुम किस पर भरोसा करते हो। डेन कहता है कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता, अपने क्लाइंट्स पर भी नहीं, मेज क्राफ्ट पर भी नहीं, लगभग खुद पर भी नहीं। असैसिन कहती है कि तुम्हारा कोई भगवान नहीं जिसे तुम पर प्रार्थना करते हो। डेन बोलता है मुझे भगवान की कृपा मिलने वाली है। जिन्होंने मुझे बड़ा किया वो लोग मदर बॉम्ब्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि ऐसा स्पेल कास्टर बने जो लोगों को मार सके। उन्होंने कहा था जो लोग कंट्री का कमांड करते हैं वो लोग गॉड होते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये गॉड क्या सोचे। असैसिन थोड़ा सॉफ्ट होकर कहती है कि तुम दूसरे मेजर से अलग हो, फिलहाल मुझे विश्वास के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। वो माफ़ी मांगती और वहाँ से चली जाती है। अब वापस ऑरलैंडो और उसके असिस्टेंट के पास आते हैं। असिस्टेंट कहती है कि चीफ आप ये क्या कर रहे हो, कि आप मुझे हरास करना चाहते हो। तभी वहाँ क्लैट आ जाता है। क्लैट को देखते ही ऑरलैंडो अजीब से क्रीचर समन कर देता है, पर क्लैट अपना मैजिक यूज करता है और उन क्रीचर्स को अपने साथ बना लेता है और फिर उन्हें गायब कर देता है। फिर क्लैट ऑरलैंडो और उसके असिस्टेंट को समन कर देता है। जो लोग चारों ओर थे वो सारे डुप्लीकेट्स थे। ऑरलैंडो कहता है लगता है तुम्हें बाजी मार लिया, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। बेसिकली क्लैट ऑरलैंडो के पास एक खास वजह से आया था। उसे सुबाकी की सेफ्टी को लेकर चिंता थी। क्लैट का मकसद था सुबाकी को बचाना है और ये ऑरलैंडो का गोल से भी मिलता है क्योंकि ऑरलैंडो भी इस वॉर को कंट्रोल करना चाहता है। क्लैट ऑरलैंडो को एल मेलोई से बात करता है। एल मेलोई फोन पर कहता है कि मैं एक थर्ड रेट मेज हूँ जिसने इस वॉर में पहले ही पार्टिसिपेट किया था। सीन शिफ्ट हो जाता है डेन और वॉचर 7 पे। डेन कहता है कि मुझे कॉम्बैट किसी फैक्शन की तरह एक सीमित नहीं रखना है। वॉचर की वजह से डेन को ऑरलैंडो और क्लैड के प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो सुबाकी की प्रोटेक्शन वाली बात जो थी। अब ऑरलैंडो की असिस्टेंट जो ओरिजिनल वाली क्लैड के मैजिक से बनी हुई फेक नहीं, क्लैड से कहती है हमने पहले ही सुबाकी की सिचुएशन के बारे में पता लगा लिया था। उसके पेरेंट्स नेचुरली बॉर्न मेजेस थे। जब सुबाकी पैदा हुई वो एक मेज क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट की सब्जेक्ट बन चुकी थी। वॉचर 7 डेन को सुबाकी के बारे में बताता है। सुबाकी के पेरेंट्स ने उसे बहुत प्यार से बड़ा किया पर एक तरीके से उसे केज में बंद करके रखा था ओवर प्रोटेक्टिव की वजह से। और एक दिन उस आज़ाद पंछी को दुनिया देखने का मौका मिला और ऑपरेशन फेल हो सकता है। वॉचर कहते हैं कि हर जगह मोल्स भरे पड़े हैं, करप्टेड कॉप्स। पुलिस चीफ को नहीं लगता कि इसमें कोई क्लैन इन्वॉल्व है। डेन कहते हैं कि क्या उस लड़की का मर्डर हो जाएगा। फ्रांसिस्का ने मुझे कहा है जो मुझे पसंद आए वो मैं करूं। फिर डेन आयाका और सेबर के पास जाता है और कहता है ये मुझे पता है वैम्पायर कहाँ छुपा है। सीन शिफ्ट होता है। फ्लेडियस एक परछाई शैडो को समन करता है। फ्लेडियस कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एक बंदे को मेरे रास्ते से हटाओ, उसका काम ऐसे तबाह करना कि वो एक एंशिएंट नेचुरल डेथ हो। उस शैडो बोलता है कि अगर तुमने एक कदम उठा लिया तो तुम वापस मुड़कर नहीं देख सकते। अगर उनका यकीन सिर्फ धोखा बन गया तो इस कर्ज का पूरा असर वापस तुम ही पर आएगा। पर फ्लेडियस हर एक पर्सन को सैक्रिफाइस करने को तैयार होता है। सीन शिफ्ट होता है। हांजा ऑरलैंडो के असिस्टेंट से कहता है कि तू पुलिस चीफ को होली चर्च यूज करने को बोल। असिस्टेंट बोलती है कि ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ता है उस पर सब कुछ डिपेंड है, हम उस मास्टर की प्रोटेक्शन करनी होगी। हांजा की नज़र क्लैड पर जाती है। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। क्लैड तो हांजा की मेटल वाली बॉडी का दीवाना हो चुका है। अब काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर सुबाकी की प्रोटेक्शन के लिए तैयार है। क्लैट अपने सर्वेंट जैक के साथ लॉर्ड एल मेलोई की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि ये सारे प्लान उचिया का था। जैक कहता है कि तुम उस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो। क्लैट बोलता है कि बस ऐसे ही। जैक बोलता है सच में तुम्हारे अंदर एक अकेलापन है जो किसी मास्टर के लिए फिट नहीं होता, तुम्हें अपने बारे में दुश्मनों को नहीं बताना चाहिए। क्लैट कहता है कि अगर लॉर्ड एल मेलोई भी यहाँ होते तो वो भी उस लड़की की जान बचाते। तभी क्लैट एक खतरनाक प्रेजेंस फिर से महसूस करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हरकलीस दिखता है। वो एक अजीब से क्रिएचर के ऊपर आ रहा है और उसका ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क है। सारे पुलिस ऑफिसर्स फट के चार हो जाती है सबकी। और अब हम देखते हैं कि हरकलीज एक डीमन क्रिएचर के ऊपर आ रहा होता है जो सुबाकी को मारना चाहता है। जो भी पुलिस ऑफिसर सुबाकी की प्रोटेक्शन के लिए थे वो हरकलीज और उस क्रिएचर को देखकर डर से पत्थर हो गए थे। हरकलीज उन पुलिस ऑफिसर से सुबाकी की लोकेशन पूछ रहा होता है पर कोई नहीं बताता। फिर हरकलीज एक धमाका करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब नहीं देना तो मत दो, लेकिन तुम मेरे रास्ते में मत आना। एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है और उस क्रिएचर पर गन शूट करने लगता है पर कुछ फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उस पुलिस ऑफिसर को बीच में से काट कर रख देता है 1 सेकंड में और साथ
साथ ही हरकलीस सुबीकी की तरफ एक एरो शॉट कर देता है, लेकिन सही टाइम पर जेस्टर की एंट्री होती है। वो टंकी में रखे पानी से उस एरो को रोक लेता है। ये जेस्टर का यूनिक पावर है, वो पानी को वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। जेस्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि इतनी जल्दी वॉर अभी शुरू भी नहीं हुई है। अब वो डीमन क्रिएचर पुलिस ऑफिसर उस पर बार बार गन शूट कर रहे होते हैं, पर वो क्रिएचर उन्हें एक एक करके मारने लगता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि पुलिस ऑफिसर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। वो सेम शक्ल वाले पुलिस ऑफिसर्स बार बार आ रहे हैं। रिवील होता है कि ये मैजिक किसी और का नहीं बल्कि क्लैट के सर्वेंट जैक का है। जैक ने इल्यूजन क्रिएट कर रखा है ताकि रियल पुलिस ऑफिसर बच सके और क्रिएचर कंफ्यूज हो जाए। सीन शिफ्ट होता है अब हांजा और क्लैट पे। वो दोनों हीरोइक स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लैट नहीं चाहता कि हांजा को जैक के बारे में सच पता चले, इसलिए वो जैक का झूठा नाम बता देता है। दूसरी तरफ जैक और हरकलीस के बीच बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट होती है। वो डीमन क्रिएचर सेम शक्ल वाले पुलिस ऑफिसर्स को मार मार के थक चुके थे, पर उनकी तादाद कमी नहीं हो रही थी। ये जैक का इल्यूजन और क्रिएचर पागल हो रहा है। हरकलीस जैक से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या, और जैक बोलता है मेरा कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता। तभी जैक के बहुत सारे रूप दिखते हैं जो एक दूसरे के साथ इमर्ज हो जाते हैं। जैक पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस जगह का पूरा हुलिया बदल देता है। जेस्टर ये सब देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं लड़ने के लिए। वो डीमन क्रिएचर जैक की तरफ बढ़ता है और अटैक करने के लिए, पर जैक उस डीमन को एक ही कट में मार देता है। जैसे कि वो डीमन जैक के लिए कुछ हो ही नहीं। ये जैक की रियल पावर दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब हांजा बोलता है कि जब कोई इंसान गंदी नीयत से सामना करता है तब उसके दिमाग में यही सब ख्याल आते हैं। एक ख्वाहिश है वो, और दुनिया में उतनी ख्वाहिशें हैं और उतना ही डर जितने इंसान है। शहर के बीच का हिस्सा उसके लिए एक जानूम है। मुझे उस हीरोइक स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं तो मैं एजेंसी का पता लगाता। अब आसमान से तलवारों की बारिश होती है और एंट्री होती है किंग ऑफ हीरोज गिलगमेश की। बिना टाइम वेस्ट करे हरकलीस गिलगमेश की तरफ एरो शॉट कर देता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। गिलगमेश उस एरो को डॉज कर लेता है। फिर गिलगमेश बहुत सारे स्वॉर्ड समन करता है और हरकलीस पर अटैक करने लगता है। हरकलीस जैसे तैसे उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है और मौका मिलते ही गिलगमेश पर एरो शॉट कर देता है। गिलगमेश आराम से डॉज कर लेता है, पर वो एरो सुबाकी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी सेवर की एंट्री होती है और वो अटैक वहीं रुक जाता है क्योंकि उसने उसके ऊपर एक भाला फेंका होता है। सेवर जैक से बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप सर्वेंट इंसान खाओ राक्षस भी बुला सकते हैं। जैक बोलता है कि इंसान खाओ दरिंदे सही कहा, मेरा रूप देखकर तुम मुझे वही कह सकते हो। सेवर थोड़ा सॉफ्ट होकर कहता है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, तुम मुझे एक अच्छे आदमी दिख रहे हो। जैक थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि तुम दूसरे आदमी होंगे जिसने मुझे अच्छा कहा है। अब पहली बार किसने कहा एनकीडू में भी बाद में पता चलेगा। सेवर डेन से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए अयाका को सेफली चर्च तक छोड़ दोगे। अब डेन मान लेता है तो तुम क्या करोगे। सेवर कहता है कि मुझे उस लड़की सुबाकी की जान बचानी, तो मुझे उस एरो वाले सर्वेंट को पहले निपटाना होगा। जैक बोलता है कि तुम गोल्डन हीरोइक स्पिरिट गिलगमेश से डील करो, इस एरो वाली स्पिरिट को मैं देखता हूँ। फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट हो रहा है। डेन ने अयाका को चर्च ले जाकर छोड़ दिया था, अब वो इस फाइट का फायदा उठाते हुए दूसरों की जान बचाना चाहेगा। असैसिन डेन के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ आना चाहूंगी। डेन बोलता है मुझे लगा तुम्हें इस वॉर में सिर्फ तबाही चाहिए। असैसिन बोलते हैं कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी पर उन्हें खत्म करके रहूंगी, तो अभी हमारा मेन फोकस उस बच्ची को बचाना होना चाहिए। डेन बोलता है कि तुम उस बच्ची को क्यों बचाना चाहती हो, अगर दिमाग से सोचा जाए तो इस काम में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। असैसिन बोलते हैं कि तुमने सही कहा, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो यकीन या इनाम के लिए काम करते हैं। एक छोटी बच्ची की जान बचाना इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। डेन कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम एक अजनबी लड़की की बात कर रहे हैं। असैसिन बोलता है कि मैं मानती हूँ मैं अभी भी एक अच्छी खिलाड़ी हूँ, पर जो सच्चे दिल से मांगने वाले होते हैं वो फायदा और नुकसान के बारे में नहीं सोचते। डेन कहते हैं कि तुम उस बच्ची को इसलिए बचाना चाहती हो क्योंकि तुम एक नेक दिल की हो। असैसिन बोलते हैं कि मैं उन धर्म विरोधियों के खिलाफ हूँ जो अपना गुस्सा कम नहीं कर सकते, मैं बस दूसरों को जान बचाना चाहती हूँ। अब वापस फाइट सीन आता है गिलगमेश वर्सेस सेबर का। गिलगमेश तलवारों की बारिश कर देता है सेबर पर सेबर उन सभी अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। सेबर उन स्वॉर्ड्स का टेक्सचर को देखकर इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि कमाल की क्राफ्टमैनशिप है, पर गिलगमेश को सेबर की बातों से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अटैक करता है। सेबर सारे अटैक डॉज करते हुए गिलगमेश के पास पहुंच जाता है और गिलगमेश खुद को बचाते हुए सेबर को पीछे धकेल देता है। गिलगमेश कहता है कि मैं तुम्हें अपने सवालों के जवाब देने की इजाज़त देता हूँ, जिस हिसाब से तुम मेरे साथ अटैक कर रहे हो, डॉज कर रहे हो, पहले भी तुमने ऐसी फाइट लड़ी है। सेबर कहता है कि हाँ, ये सिचुएशन मैंने कल ही एक्सपीरियंस की थी। गिलगमेश कहते हैं कि उस ओपोनेंट के साथ क्या हुआ। सेबर कहता है कि हम दोस्त बन गए, हमारे मास्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो एनकीडू की बात कर रहा है, गिलगमेश का बेस्ट फ्रेंड। गिलगमेश सॉफ्ट होकर कहता है कि मैं तुम्हारी ताकत की दाद देता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ट्रायल दूंगा और अगर तुम इसमें सक्सेसफुल होगे तो मैं तुम्हें उनका साथी और अपना दुश्मन मान लूंगा। वो अटैक करने के लिए अब रेडी हो जाता है। अब वापस हरकलीस और जैक की फाइट होती है। हरकलीस डोमिनेट कर रहा होता है, वो जैक को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है, पर जैक अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है और उन क्लोन्स की वजह से वो हरकलीस को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। जैसे ही जैक को फाइनल अटैक करने का मौका मिलता है तभी हरकलीस जैक का मुंह पकड़ लेता है और उसके सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। जैक हरकलीस के सामने घुटनों पर बैठा होता है। तभी जॉन, वही पुलिस ऑफिसर जिसका कैस्टर ने मेटल वो हाथ बनाया था, वो वाला हरकलीस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना मेटल हाथ यूज करता है पर हरकलीस उसे पलक झपकते ही फेंक देता है। जॉन की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है।
अब सीन स्टार्ट होता है ऑरलैंडो के साथ। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ से भाग जाने को कह रहे हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड में हरकलीज ने जॉन की पूरी हालत ख़राब कर दी थी और ऑरलैंडो नहीं चाहता था कि वो और साथी गवाए। पर बिना वक्त गवाए हरकलीज उन सभी पुलिस ऑफिसर्स की हालत ख़राब कर देता है। फिर वो जैक की तरफ एरो पॉइंट करता है। सीन शिफ्ट होता है, गिलगमेश और सेबर के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। गिलगमेश सेबर पर भारी पड़ रहा है। सेबर जैसे तैसे अपना बचाव कर रहा है, तभी सेबर अपना मैजिक अटैक एक्सकैलिबर गिलगमेश पर यूज़ करता है। वो वही स्वॉर्ड यूज़ करता है जो गिलगमेश ने समन की थी और बार बार एक्सकैलिबर चला रहा है। गिलगमेश शील्ड समन करके अपना बचाव कर रहा है, पर उसी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि सेबर लगातार हमले कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है असैसिन और डेन पर, जो सुबाकी की प्रोटेक्शन के लिए आ चुके हैं। वो उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए हैं जहां सुबाकी है, पर तीसरा जेस्टर अचानक से डेन पर हमला कर देता है। असैसिन जैसे तैसे डेन की जान बचा लेती है और जेस्टर बहुत गुस्सा है। रीज़न है क्योंकि वो असैसिन को किसी और के साथ नहीं देख सकता, थोड़ा पोसेसिव और क्रेजी हो गया। जैसे ही असैसिन जेस्टर पर हमला करने वाली होती है, डेन जेस्टर को गोली मार देता है, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जेस्टर खुद को हील कर लेता है। वो इमॉर्टल है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। अब सीन होता है हरकलीज का। जैक उसके अटैक से बच गया, कैसे वो रिवील नहीं हो, पर जैक के क्लोन से वो बच गया था। जैक क्लैट के पास आता है और सॉरी कहता है क्योंकि वो हरकलीज को हराने में नाकामयाब हो गया था। तभी कैस्टर क्लैट के पास आता है और कैस्टर का ओरिजिनल नाम रिवील होता है, अलेक्जेंड्रा डुमास, एक फेमस राइटर बट एक मेज भी। कैस्टर क्लैट के साथ एक प्लान बनाता है ताकि वो हरकलीज को रोक सकते। वापस हरकलीज के पास सेम शक्ल वाले पुलिस ऑफिसर्स उस पर हमला कर रहे हैं। वो सारे ऑफिसर्स हरकलीज को एक शैडो में ट्रैप करने लगते हैं, पर हरकलीज उनके मैजिक को फाड़ देते हैं और उसे पता चलता है कि इसके पीछे क्लैट का हाथ है। वो क्लैट पर एरो शॉट कर देता है। क्लैट हरकलीज के सामने आ जाता है। दरअसल कैस्टर ने क्लैट पर एक मैजिक स्पेल यूज किया था ताकि वो किसी को दिखाई न दे, पर हरकलीज ने उसे पकड़ लिया। हरकलीज दूसरा एरो क्लैट पर शॉट करता है और क्लैट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एरो डायरेक्ट क्लैट के चेस्ट में लगती है। लेकिन वो ओरिजिनल क्लैट नहीं था, वो जैक था जिसने क्लैट का रूप कॉपी किया था। फिर रियल क्लैट जमीन से बाहर निकलता है और हरकलीज पर अपना मैजिक यूज कर देता है। हरकलीज की हालत खराब होने लगती है। तभी जॉन की एंट्री होती है। वही पुलिस ऑफिसर जिसका कैस्टर ने मेटल हाथ बनाया था, वो हरकलीज में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। अब कैसे बचा जॉन, कैसे वो हील हुआ, ये रिवील नहीं हुआ, बट एज्यूम किया जाता है कि उसकी कैस्टर नहीं हेल्प करी होगी। पॉइजन की वजह से हरकलीज पूरी तरह तड़पने लगता है, पर हरकलीज का खून उस वेनम को एब्जॉर्ब करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है चर्च में। गिलगमेश ने सेबर की हालत खराब दिख दी है और अयाका जब गिलगमेश को देखती है उसे अपना फ्लैशबैक दिखाई देता है और जब वो सेबर की हालत देखती है वो काफ़ी सहम जाती है। गिलगमेश सेबर से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई आखिरी शब्द है। सेबर बोलता है कि लड़की मेरी मास्टर नहीं है, तुम इसे जाने दो। तभी हरकलीज की एंट्री होती है और पॉइजन की वजह से वो काफ़ी खून बह रहा है उसका, पर वो गिलगमेश पर अटैक कर देता है। वो पॉइजन जो जॉन ने इंजेक्ट किया था, हरकलीज उसे अपने खुद का मैजिक बनाकर गिलगमेश पर हमला करता है। एक एक करके हरकलीज के सारे एरो गिलगमेश को लगते जा रहे हैं। आखिरी एरो जब गिलगमेश की तरफ आ रहा है तभी एनकीडू उसे बचा लेता है। तभी इसबन की एंट्री होती है जिसका नाम फीलिया भी था। गिलगमेश उसे देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बड़ा होने वाला है। अब इसबन हार्ली के सर्वेंट बजूक को वहाँ बुला लेते और बैटल फील्ड में ब्लैक फॉग फैलने लगती है। सुबाकी के सर्वेंट की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। वजाक बिना वक्त जाए अपना मैजिक से गिलगमेश पर हमला कर देता है और इस अटैक की वजह से गिलगमेश नॉकआउट हो जाता है। अब वो फाइट कंटिन्यू कर सकता। अब टाइम पागल हो जाती है और अपने किंग को इस हालत में देखकर वो ब्लैक फॉग बैटल फाइट में जितने भी लोग थे सबको अपने चपेट में ले रही है। अयाका और सेबर भी इसी फॉग में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेन की आँख खुलती है और वो खुद को एक नॉर्मल सी जगह पर पाता है। असैसिन उनके पास आती है और कहती है कि तुम फाइनली जग गए। अब डेन बैटल फील्ड में क्या हुआ, हम यहाँ कैसे है, पूछ रहा है। तभी सुबाकी के पापा, मम्मी और सुबाकी आते हैं। वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं और जब सुबाकी अपना इंट्रोडक्शन देती है, डेन और असैसिन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ये सब सुबाकी के ड्रीम वर्ल्ड में एक इल्यूजन चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, अयाका सेबर के पास्ट को देख रही है अपने ड्रीम में। सीन कहता है कि सेबर को पता चलता है कि एक्सकैलिबर एक तलवार नहीं बल्कि एक जज्बा है। सेबर की मॉम उसे सिखा रही है जब मन में सच्चाई हो तो लड़ाई का टुकड़ा भी दुश्मनों को चीरने वाली बिजली बना सकता है। सेबर किंग आर्थर को बहुत बड़ा फैन है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती और कहती है कि अपना खुद का रास्ता चुन। अयाका की आँख खुलती है और सेबर उसके साथ है। अयाका चर्च की छत देखती है और कहती है कि तुमने ठीक किया। फिर वो सेबर को छेड़ती है कि मैंने देखा तुमने अपनी मॉम से कैसे थप्पड़ खाया था, और सेबर एम्बैरेस्ड हो जाता है। तभी ऑरलैंडो के असिस्टेंट वीरा और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वीरा कहती है कि तुम अभी के लिए हमारे साथ दो। जो भी लोग ब्लैक फॉग के कांटेक्ट में वो सब इस इल्यूजन में ट्रैप्ड हो चुके हैं। ये सुबाकी के सर्वेंट ने किया है, अब सब सुबाकी के ड्रीम्स में है। फ्लेडियस कहता है तो उन लोगों ने उनके बेटे को मास्टर बना दिया। उन्हें पता चल चुका है कि वो एक्सीडेंट सुबाकी की वजह से हुआ है। उनकी बातों से पता चलता है कि सब लोग ब्लैक फॉग के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं।
कुछ सर्वेंट्स भागने में कामयाब भी हो गए थे। सीन शिफ्ट होता है एनकीडू और उसके मास्टर टाइन के पास। टाइन गिलगमेश को हील कर रही है। टाइन कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त की ज़िंदगी बचा लूंगी और एनकीडू बोलती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। टाइन बोलती है कि किंग ने मुझे बताया कि तुम उसके दोस्त हो, एक ऐसा दोस्त जिसने अपने किंग के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। एनकीडू कहते हैं कि अगर तुमने लगता है कि मैं यहाँ गिलगमेश की जान बचाने आया हूँ तो तुम गलत हो। एनकीडू सोचता है कि अगर वो कुछ करेगा तो गिलगमेश की प्राइड हर्ट होगी, इसलिए वो कुछ नहीं करता। टाइन 2 कमांड स्पेल यूज करी और एक गिलगमेश को वापस लाने के लिए और दूसरा ट्रीटमेंट के लिए। एनकीडू टाइन से इंप्रेस्ड हो जाता है। एनकीडू बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम मुझे तुम्हारे और गिलगमेश के बारे में और जानकारी दो। गिलगमेश ने उस शख्स को मारने की पूरी कोशिश नहीं की जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है हार्ली और इस्बन पे। इस्बन बोलती है ठीक है, एक टेम्परेरी टेम्पल के हिसाब से तो ठीक ही है। हार्ली बोलती है कि इश्तार जो गॉड वेसल है, मुझे लगा ऐसे बीस्ट होली ग्रेल वॉर में समन नहीं हो सकते। इस्बन बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, ये होली ग्रेल वॉर में समन नहीं हो सकते। ये सिचुएशन वॉर से भी ज़्यादा कुछ भयानक है। मैं मैनिफेस्ट हुई हूँ क्योंकि मेरी बची कुची पावर एक्टिवेट हो गई है। हार्ली बोलती है कि तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की। इस्बन बोलती है कि मैंने इस दुनिया पर अपनी ब्लेसिंग फूंक दी। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल किंग और वो चीज़ी डॉल एक साथ मिल गए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा। मुझे अपनी डिवाइन बॉडी और सोल यूज़ करनी पड़ेगी ताकि मैं इंसानों को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब लॉर्ड एल मेलोई फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो क्लैट से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। क्लैट अभी भी उस ड्रीम में कैप्चर है। क्लैट, हांजा और चर्च के कुछ मेंबर्स उस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुबाकी डेन और असैसिन से कहती है कि मिस और मास्टर, मुझे खुशी हुई आप लोग ठीक हो। तभी सुबाकी का सर्वेंट आता है। डेन और असैसिन अटैक करने लगते हैं और सुबाकी कहती है कि मिस्टर ब्लैक मेरे दोस्त हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सुबाकी का सर्वेंट है, उस फॉल्स राइडर या मिस्टर ब्लैक भी कह सकते हैं, जो कहना है कहो। और लैंड और कैस्टर की मुलाकात होती है और कैस्टर ने बोला कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर मैं ऑब्जर्वेशन के लिए पीछे ना हटता तो मैं वो ब्लैक फ्रॉग में पक्का आ सकता। कैस्टर ने फ्रीलांस में से एक स्पेशल हाइड्रोवेनम डैगर ऑर्डर किया है। वो इस डैगर का यूज़ करके एक नया और खतरनाक नॉवल फैंटिज्म क्रिएट करने की तैयारी कर रहा है। और लैंडो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि कैस्टर हमेशा घुमा फिरा कर और मजाकिया अंदाज में बात करता है। इनके पास अब सुबाकी को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन्हें इस इल्यूजन से बाहर निकलना है तो। पुलिस ऑफिसर नाराज है क्योंकि जिस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे थे अब उसे मारना पड़ेगा, पर वो ट्राई करेंगे कि सुबाकी को मारे बगैर भी ये मामला निपट जाए। अब सुबाकी डर रही है और सॉरी कह रही है। वो कहती है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं अगली बार अपना काम अच्छी तरह करूंगी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। तभी उसकी मुलाकात होती है ब्लैक से। ये पास्ट का सीन है और ये दिख रहा होता है कि सुबाकी की मुलाकात ब्लैक से हुई है। हांजा, क्लैड और चर्च मेंबर्स उसी रूम में है जहां टाइन गिलगमेश को हील कर रही है, लेकिन ये इल्यूजनरी वर्ल्ड है। वो आउटर वॉल से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्लैड की वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। अयाका को वही रेड हुडी पहना हुआ घोष दिखता है जो पहले के एपिसोड में मिस्ट्री वाला था। सेबर उसे आवाज लगाता है, अयाका क्या तुम ठीक हो? पर अयाका अपने ख्यालों में थी। तभी 3 सिरों वाला डीमन फिर से एंट्री करता है जो जैक ने काट कर रखा था। ये कैसे बचे रिवील तो नहीं हुआ, पर एसड्यूम है कि रीजनरेट हो गया होगा। सुबाकी डरते हुए कहती कि सब लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। तभी एक आवाज़ आती है एक लेडी की, ओ प्यारी लड़की, क्या तुम मेरी बातें सुन सकती हो? और सुबाकी कहती है कि तुम कौन हो? अब आवाज़ आती है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक पर्टिकुलर जगह की गॉड कही जाती हूँ और एक नया मिस्ट्री कैरेक्टर है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। क्लैट ने लॉर्ड एलमेलोई से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सारी बातें बताता है। एलमेलोई बोलता है क्या तुमने वहाँ अयाका को देखा? क्लैट बोलता है कि अयाका भी यहाँ है? एलमेलोई बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से अयाका स्नोफील्ड में देखी गई है, मैंने खुद उसे कॉन्टैक्ट। और एलमेलोई बताता है कि जो रियल अयाका है वो तो स्नोफील्ड में और अभी वो फिलहाल रोमेनिया में। और अगर ऐसी बात है तो ये लड़की कौन है जो इतने दिनों से अयाका बन के रह रही है? अब हम लोग सिग्मा को देखते हैं जो कि एक लड़के को मार रहा हो। तो लड़का उसे कहता है कि मेरे को मत मारो, बट सिग्मा उसकी नहीं सुनता और उसे मार देता है और कहता है कि इतने हंसने की बात है कि तू मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। अब सिग्मा जाता है सुबाकी के बाप से बात करने के लिए। वो उसको कहता है कि आप जानते हो ना कि ये सब एक मार्बल और रियलिटी, इसमें से कुछ भी असली नहीं है। और उसका बाप कहता है कि इसमें गलत क्या है, इसमें सब सही है। सुबाकी हेल्दी और मैं खुश हूँ, तो तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ऐसा ना सोच रहे हो, उसके सर्वेंट ने आपके माइंड पर डोमिनेट कर दिया और आपको सोचवाया जा रहा हो ये सब। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये भी सच हो सकता है, बट मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मेरी बेटी खुश है, मैं खुश हूँ। सिग्मा बोलता है आपको ये तो पता होगा कि आपकी बेटी को इस मार्बल वर्ल्ड से बाहर भी लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो मर भी जाए। और वो बंदा कहता है कि तुम जानते हो ना कि यहाँ पर जो सर्वेंट है वो कितना ज़्यादा सॉलिड और रिलायबल है। और खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर उस बाहर की प्रोटेक्शन तो वो कर ही लेगा, बट यहाँ पर भी उसने हमें गार्ड डॉग छोड़ रखा है। और तभी एक 3 सर वाला कुत्ता हमें दिखाई देता है और तभी वो असैसिन उसके ऊपर आ जाती है और वो कहती है कि गार्ड डॉग जहीं भी जा रहा है मैं इसको फॉलो करूँगी और यहाँ का काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ, क्योंकि गार्ड डॉग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे इसका एक अलाइन ज़रूर होगी। तभी हम सुबाकी को देखते हैं जो अपने घर में हाइड एंड सीक खेल रही होती किसी औरत के साथ। अब उस औरत की सिर्फ आवाज़ आ रही होती है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि वो कौन है क्या है, बस वो सुबाकी उसको कहती है ढूंढने के लिए और सुबाकी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी हम लोग एक फाइट सीन पर आते हैं जहाँ पर वही जो लेजेंडरी डॉग है उससे सेबर और सारे पुलिस वाले मिलकर लड़ रहे हैं। तभी वो अयाका पर हमला करते हैं, बट सेबर उसे एक बो लेकर बचा लेता है जो कि पुलिस वाले का था। वो पुलिस वाले को कहता है कि थैंक्स फॉर द बो, और पुलिस वाला कहता है कि अगली बार लिया तो फिर मैं
टेस्ट कर लूँगा तेरे को। अब सेबर उस कुत्ते के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं चाहता था कि मैं एक सोल बन जाऊँ और मैं मरा हुआ हूँ, बट यहाँ पर सारे लोग हैं वो जिंदा है और अभी भी उनमें जान है। और अगर तू अंडरवर्ल्ड के किंग को सपोर्ट करता है और उन्हें लीडर मानता है तो अपने लीडर को अच्छी तरीके से फॉलो कर एक राइट वे में। और अब इस बारे में तेरा क्या कहना है? अब वो जो डॉग होता है वो कुछ नहीं कहता और उसके मुंह के पास आता है। सारे पुलिस वाले हैरान है कि इसको सच में इंसानी भाषा समझ में आती है। तभी हम ब्लैक फॉग सा देखते हैं जो कि हर दिशा से ऊपर आ रहा होता है और तभी एक रोबोटिक सी वॉइस आती है शायद उस फॉग में से, आसमान में से, कि जो लोग भी जिंदा थे ये एक डिक्लेरेशन है कि तुम सबकी बॉडीज में अब जान नहीं बची है। तभी हम लोग उस असैसिन को देखते जो कि उस डॉग का पीछा कर रही है। तो आसपास का माहौल देखते कि पूरा जो शहर है वो अंधकार में फैले जा रहा है। तभी अपनी सुपर पावर यूज़ करती है और एक बिल्डिंग के अंदर देखती है। उस बिल्डिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर होता है फ्लैट जो कि एल मेलोई से बात कर रहा होता है। एल मेलोई बोलता है कि शायद ये सब अंडरवर्ल्ड है और फ्लैट बोलता है इसका क्या मतलब है कि हम सब मर गए हैं। फिर एल मेलोई बोलता है मेरे अंडरवर्ल्ड बोलने से मतलब है कि उस जगह का एक कैरेक्टरिस्टिक बताना। ये जगह अंडरवर्ल्ड जैसी है और शायद सुबाकी का जो सर्वेंट है उसने अंडरवर्ल्ड जैसी जगह को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है। जो एग्जिस्टिंग सिटी है वो अंडरवर्ल्ड है नहीं बट वो अंडरवर्ल्ड जैसा दिखाई दे रहा है और शायद वो डेथ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जैसी कोई जगह है। ईबर और पुलिस वालों का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ एक कुत्ता था और असैसिन एक को फॉलो कर रही थी। अब 4 अलग अलग कुत्ते आ चुके हैं और उन लोगों को एक पॉइंट पर घेरा बनाकर रोक लिया है। जिसने भी ये जगह बनाई है एल मेलोई के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक बीइंग है, वो जो भी सर्वेंट है, और वो शायद डेथ के कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुका है। एल मेलोई ये भी बोलता है कि स्नोफील्ड के जितने भी लोग आए हैं वो सब लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है। पर यहाँ पर जो फ्लैट होता है वो बोलता है कि हमारा दिमाग ब्रेन वॉश क्यों नहीं है, हम भी तो यहाँ पर है। अब इस बात की एक थ्योरी है जो एल मेलोई ने निकाली है। वो कहता है कि तुम लोग की फिजिकल बॉडीज़ के साथ साथ मेंटल बॉडीज़ दोनों वहाँ पर चली गई है बैरियर के अंदर, पर बहुत सारे लोगों की सिर्फ मेंटल बॉडीज़ गई है, फिजिकल बॉडीज़ नहीं गई है। तो इसलिए शायद तुम लोग ब्रेन वॉश नहीं हुए हो और वहाँ से निकलने का शायद एक तरीका उसे पता है। तो प्रीस्ट कहते हैं कि तुम तो एकदम डिटेक्टिव जैसा बात कर रहे हो, इतनी ज़्यादा डिटेल्स कैसे निकाली, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी नहीं आई थी। एल मेलोई कहता है कि जहाँ पर भी तुम हो वहाँ पर शायद एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, सेम प्लेस में। अब हमें क्लॉक टावर दिखाया जाता है तो शायद एक क्लॉक टावर की बात कर रहा है, पर फिर वो कहता है कि एक शायद यहाँ पर लाश हो सकती है जो रियल वर्ल्ड में भी मर चुकी हो और ऐसी लाश जो कि मेज क्राफ्ट के अंदर हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर हमें गिलगमेश की बॉडी दिखाई जाती है जिसके ऊपर अभी मेज क्राफ्ट चल रहा है क्योंकि उसको हील करने की कोशिश कर रहे, तो शायद इसका मतलब गिलगमेश मारा जा चुका है। तभी प्रीस्ट बोलता है कि कोई ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। वो असैसिन वहाँ पर आती है और खिड़की तोड़ देती है। प्रीस्ट उसको बोलता है कि अभी हमारा लड़ने का कोई मूड नहीं है तो तू यहाँ से चली जा। तभी वो देखती है कि फ्लैट के हाथ पर एक वही टैटू बना हुआ है और फ्लैट से पूछते कि तू होली ग्रेल वॉल में पार्टिसिपेट करने वाला है, और फ्लैट बोलता है कि पहले तो मैं करना चाहता था बट अभी फिलहाल तो इस रियलिटी मार्बल से निकलना है मेरे को। वो असैसिन उसको बोलते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान सोचा है, क्या तुम उस मास्टर को मारने वाले जिसने इस रेलन को क्रिएट करा है। और वो फिर एल मेलोई बोलता है कि हमने ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल कर लिया है और अगर तुम चाहते हो कि हम उस छोटी बच्ची को मारे तो यहाँ पर बहुत गलत बात है। और फिर वो असैसिन बोलती है कि तू कौन है, तो बोलती है कि जो एल मेलोई बोलता है कि वहाँ पर जो यंग लड़का है मेरे को उसका गार्डियन समझ, और मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है पर मेरे पे भरोसा रख। अगर तू उस यंग लड़की को मारना चाहती तो मैं बोलूँगा अदर भी रास्ते हैं काफ़ी सारे जिन पे हम फोकस करके बचा सकते हैं। और फिर वो असैसिन बोलती है कि हाँ मैं सुनूंगी, पर तभी एक आवाज़ आती है कि वो सब काम नहीं करने वाला और एक धुआं सा बन रहा होता है। और वो बोलता है कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ से यहाँ से बाहर निकला जाए, और जो सुबाकी ने बनाया वो सुबाकी ख़त्म करेंगी। और शायद ये जेस्टर का ही छोटा रूप था। आपस में हम सिग्मा और उस बाप की कॉन्वर्सेशन में आ जाते हो। बाप बोलते क्या तू जानते हैं ह्यूमन बॉडी में कितने बैक्टीरिया जा सकते हैं। अब सिग्मा बोलता है मुझे नहीं पता। अब अंदर वो लड़की हाइड एंड सीक खेल रही तो वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मैजिक सर्वेट एक्टिवेट कर देते हैं एक होस्ट ह्यूमन के अंदर। सुबाकी जब अंदर खेल रही थी हाइड एंड सीक तो एक जगह पर आ जाती है जहाँ पे एक चेयर होता है और ऊपर काफ़ी सारी लाइट्स लगी होती है। और जब वो उसको देखती है तो उसको याद आ जाता है एक चीज़, जब उसको ऑपरेशन हो रहा था और उसका ऑपरेशन और कोई नहीं कर रहा था, उसके मॉम एंड डैड खुद ही कर रहे थे। उन्होंने शायद सुबाकी के अंदर कोई बैक्टीरिया डाला जाए जिससे इसकी मैजिक सर्किट्स एक्टिवेट हो जाए। और सिग्मा बोलता है कि तुमने अपनी बेटी के अंदर बैक्टीरिया डाल दिया। तो कहता है कि मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मैं लैटिन अमेरिका के रूइन से वो लाया था और मेरे को लगा था कि उससे इसका मैजिक क्राफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इसको। बट यहाँ पर एक मिस कैलकुलेशन हो गई और उसके ब्रेन तक पहुँच गया और फिर सुबाकी एकदम कोमा में चले गई। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उसके बाप को उसकी चिंता नहीं थी, उसको अपने प्रेशियस अपने की चिंता थी। अब सुबाकी को भी रोने लगता है। हमें जेस्टर दिखता है जो कहता है कि इस टाइम में तो जो रियल दुनिया उसको ये जो मार्बल वाली दुनिया कवर कर लेगी और सारे के सारे लोग इसी दुनिया में हमेशा फंस जाएंगे। अब सुबाकी वो चेयर देख के काफ़ी रो रही होती है, पर तभी उसके आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस दिखती है। अब वो उस ड्रेस का पीछा करती है बट वो अचानक गायब हो जाती है और तभी अचानक से उसके साइड में एक लड़की आ जाती है जिसने बहुत ही ओल्ड टाइम के कपड़े पहने थे और वो कहती है कि तुमने मुझे आखिरकार ढूंढ लिया। ये वही लड़की जो उसको बोल रही थी कि मैं
मैं तुझे कैंडी सिरप दूंगी अगर तू मुझे ढूंढ लेगी, और उसको कैंडी सिरप देती भी है। और सुबाकी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो पूछती है कि आप हो कौन और क्या आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो फिर लड़की बोलती है कि एक बहुत क्लोज कॉल थी, मेरा इंपॉर्टेंट थिंग जो था वो पास्ट पे मैं करके आ गई हूँ, अब तो मैं इंसान भी नहीं रही। और सुबाकी को ऑफकोर्स से बिल्कुल समझ में नहीं आता। दरअसल ये जो लड़की, इसकी बॉडी एकदम इनविजिबल थी, ट्रांसपेरेंट थी, इसके आसपास हम देख सकते थे, आर पार भी देख सकते थे। और ये लड़की कहती है कि 2000 साल हो चुके हैं जब तक मैंने लास्ट ह्यूमन से बात करी थी। अब सुबाकी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो लड़की बोलती है कि मैं बस यहाँ पर अपना एक काम करने आई हूँ और मेरे को काम जानना है और मैं तुझसे एक फेवर चाहती हूँ। सुबाकी से वो बोलती है। तभी वहाँ पर सिग्मा आ जाता है और सिग्मा उसे कहता है कि मैं जानता था कि तू यहीं मिलेगी और मैं कितना शॉक्ड भी हूँ कि तू यहाँ मिल गई मेरे को। और तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तू इस रेल में इंट्रैप नहीं है। अब सिग्मा बोलते है कि मैं यहाँ पे लड़ने के हिसाब से तो नहीं आया हूँ, तो मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। पर वो लड़की बोलती क्या तू इस लड़की का एलाय है या फिर एक दुश्मन है या फिर क्या है। तो वो कहता है कि अभी तो मैं इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये सुन के वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि तेरी आंखों में तो ऐसा लग रहा है कि तू अपने रूलर को भी नहीं छोड़ेगा अगर उसने कुछ तेरे रास्ते में आने की कोशिश करी। बट अगर ऐसी बात है कि तू उसको प्रोटेक्ट करेगा तो फिर ठीक है, मेरे को जियाओ बुला सकता है तू। इस लड़की का नाम जियाओ है। अब जियाओ धीरे धीरे गायब हो रही थी और वो कहती है कि अब इस लड़की का ध्यान तुझे ही रखना है। सिग्मा उसे बोलता है कि मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, तो बोल। अब वो लड़की बोलती है कि मैं ग्लैड हूँ कि तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं अब वापस जल्दी से सिंक डाउन हो जाऊंगी और गायब हो जाऊंगी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। बताती है कि इस तरफ काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और एक मेलेडी नाम की इनकारनेशन भी आ रही है और मैं उससे अपना सारा एग्जिस्टेंस नहीं छुपा सकती हूँ, मेरे को उसके सामने जाना ही पड़ेगा। और वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और सुबाकी का हाथ भी छूट जाता है। वो लड़की उसको एक तरफ की तरफ पॉइंट करती है, एक चीज़ की तरफ। वो जैसे उसको खोलता है तो एक क्रॉसबो होती है। वो लड़की बोलती है कि क्रॉसबो सिर्फ उसको देना जो कि इसका एलाय हो, सुबाकी का और किसी का नहीं। अब वो बोलते हैं कि क्रॉसबो क्या है, तो वो बोलती थी क्रॉसबो का भी गॉड्स भी यूज़ करते थे। सिग्मा बोलते हैं कि आखिरकार तू है कौन। वो कहती है लंबी स्टोरी है पर मैं तुझे बताना चाहूँगी, बट फिर अचानक वो चुप हो जाती है और कहती है कि मेरे को बहुत बड़े जाइंट की प्रेजेंस फील हो रही है जिसने पूरे स्काई को कवर कर दिया है तेरे पीछे। और वो बोलती क्या तू मेरे वॉचर को देख सकती है। और फिर वो लड़की कहती है कि मेरी लिमिट खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ, पर ये क्रॉसबो मैं एक मेज को देना चाहती थी और अब मैं तेरे पे इंटरेस्ट करके जा रही हूँ। और वो वहाँ से गायब हो जाती है, ये बोल के कि सुबाकी को प्रोटेक्ट करना। अब हम लोग जेस्टर को देखते हैं जिसको प्रीस्ट कह रहे हैं कि तू बहुत सही टाइम पर अपना एंट्री लेते है और एक वैम्पायर की तरह ही आता है। वो कहते हैं कि यह बच्चा जेस्टर है, तो कहता है कि वो अपना फॉर्म और सोल बदल सकता है, पर इसकी जो गंदी हंसी है वो मैं पहचान ही जाता हूँ। उसके बाद जेस्टर बोलता है कि मैंने 2 बार भी नहीं सोचा यहाँ आने वाले, क्योंकि मेरे को असैसिन के सामने आना था। ये मेरी सर्वेंट है, मैं इसका मार्शल हूँ, तो मेरे को इसका चेहरा तो देखना ही था। अब ये सुन के असैसिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा जेस्टर के ऊपर हमला कर देती है और जेस्टर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर आवाज़ आती है, ये तू कितनी भोली है, क्या तू सच में समझती है कि मैं यहाँ पर अपने रियल फॉर्म में आ जाऊँगा। और फिर वहाँ पर पीछे जेस्टर अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है, मतलब जो बड़ा वाला जेस्टर होता है वो, और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उसका छोटा बच्चा वाला फॉर्म था वो पहुँच जाता है सुबाकी के पास और वहाँ पर सिग्मा और वो दोनों होते हैं। उस सुबाकी से बात करने वाला होता है और सुबाकी उसको पहले से ही जानती है, मतलब इन दोनों की दोस्ती हो रखी है। तो यहाँ पर सिग्मा को कहता है कि मैं सुबाकी के सामने तो तेरे को जान से नहीं मार सकता। और फिर सुबाकी को कहता है कि तू जानती है ना कि तेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे मेजर्स है, बहुत सपोर्टिव मेजर्स है। तो लड़की कहती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत अच्छे भी हैं। तो वो कहता है कि क्या तू अपने पेरेंट्स को खुश नहीं करना चाहती कि वो खुश रहे। सुबाकी कहती है हाँ मैं खुश करना तो चाहती हूँ। और फिर वो बोलते हैं क्या तू जानती है हम उसको कैसे खुश कर सकते हैं, तेरे ड्रीम्स को पूरा करवा के। तब सुबाकी बोलते हैं कि हाँ मेरे ड्रीम्स क्या है, पर और उसको जेस्टर ऐसे ही मैनिपुलेट करता रहता है। सिग्मा उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये मत बुलवा, पर वहाँ पर वो नहीं रुकता और सुबाकी बोल देते हैं कि उसको एक बहुत ही अच्छा मैजिशियन बनना है। अब ये सुनने के बाद पूरी दुनिया में कयामत आने लगती है, ऊपर का पूरा स्काई टूट जाता है, बहुत सारे क्रोस दिखने लगते हैं। अयाका नीचे ही होती है, टनल के नीचे से काफ़ी सारे चूहे आने लगते हैं एकदम लाखों की तादाद में। और फिर वही चूहे रोड पर भी आ जाता है। पूरी तबाही मच चुकी थी इस दुनिया में और यहाँ पर एक आवाज़ आ रही थी कि पूरा हेडियस तक रास्ता खुल चुका है, अब हेडियस आने वाले हैं, ऐसा कुछ करके। फ्लैट भी सोच रहा होता है कि तूने क्या करा है, मेरे को जल्दी बता। और पूरी दुनिया जो थी अंधकार में फैल रही होती है वो एल मेलोई को भी बता देता है और अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हेडियस का जो पैसेज हुआ है वो एक मिनियंस के रास्ते में बदलने वाला है। प्रोटेक्ट माय लॉर्ड, ऐसी सब आवाज़ें आ रही होती, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर होली ग्रेल की बात होने लगती है। आवाज़ कहती है कि होली ग्रेल तो मैं अपने लॉर्ड को ही दूंगा। और तभी 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स आने लगता है जो कि डेथ का एम्बॉयडमेंट है, मतलब उसका राजा है। और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम शायद होता है पेल राइडर। असैसिन पूछते कि तूने उस छोटी बच्ची के साथ क्या किया, और जेस्टर बोलता है कि मैंने तो उसको हल्का सा पुश दिया ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके और कुछ नहीं। अब जो बच्चा वाला जेस्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सिग्मा उसी के पास खड़ा होता है। उस छोटे से रूम में वो तीनों होते हैं। पूरी दुनिया तबाह होने वाली है तो जो 3 सर वाले कुत्ते होते हैं वो सेबर पर फिर से हमला करने लगते हैं। सेबर उस पर जाकर एक्सकैलिबर मारने का सोचता है और यूज़ करता है, पर वो ज़्यादा कर नहीं पाता क्योंकि उसको पहले से चोट लगी रहती है। तो वो कुत्ते उस पर अटैक करते हैं और उसको बिल्डिंग के अंदर फेंक देते हैं। अयाका समझ जाती है कि इसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं बट बीच में वो कुत्ते आ जाते हैं। तभी वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उन कुत्तों को मार गिराते हैं और अयाका को बिल्डिंग के अंदर जाने का मौका मिल जाता है।
अयाका बिल्डिंग के अंदर जाती है बट लिफ्ट काम नहीं कर रहा, तो सीढ़ियों से जा रही है। वो सोच रही है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं किसी की मास्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ना लड़ाई कर सकती हूँ ना पावर प्रोवाइड कर सकती हूँ, और मैं कभी एक अच्छी मास्टर बन भी नहीं पाई। मैं फिर से भाग गई सेबर को वहीं छोड़कर, और यहाँ पर इस बार भागना आसान था इसलिए मैं भाग जाती हूँ। मेरे पास कहीं जाने के लिए है नहीं, तो इसलिए मैं सेबर के पास जा रही हूँ। अभी वो जो छोटी सी लाल चीज़ दिखती है इसको वो आ जाती है। अब अयाका उसको कहती है अगर तू मुझे मारना चाहती है मार दे, कर्स करना चाहती है कर्स कर दे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा डर मुझसे सेबर से दूर भागने में लग रहा है कि उसको कुछ हो ना जाए। और वो उसको पास करके चली जाती है। जब पीछे घूमती है तो वहाँ से वो डॉल गायब हो चुकी थी। अब वो ऊपर जब जाती है तो देखती है कि सेबर एकदम ठीक है, और वो अयाका को बोलता है कि तू यहाँ तक कैसे आ गई, तो हमेशा मेरे को सरप्राइज कर देती है। अब अयाका बोलता है कि तू बकवास मत कर, मैं जानता हूँ तेरे को काफ़ी चोट लगी है और तू इस चीज़ से भागकर गुजर चुका है, तो मैं अब बार बार मत बुलवा मुझसे। और वो कहती है कि मैं जानती हूँ तू होल्ड बैक कर रहा है, अगर मैं तू मैजिकल पावर यूज़ कर रहा है मेरी और तेरे को डर लग रहा है कि मैं गायब हो जाऊंगी, मेरी इतनी मैजिकल पावर यूज़ कर लेगा तो तू कर ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वैसे भी किसी काम की हूँ नहीं। तो तू मैजिकल पावर यूज़ करके हमें इस दुनिया से बाहर निकाल दे, क्योंकि यहाँ मरने से अच्छा मैं रियल दुनिया में मरूँ। और फिर उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं जो करने के केपेबल हूँ वो मैं करूँगी और तू मेरा यूज़ करके लड़ेगा। सेबर बोलता है कि अभी जैसी मेरी हालत है आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू आंसर यू और योर क्वेश्चंस। और उसके बाद अयाका बोलती है कि तू भी होली ग्रेल का चाहे तू बेच के पैसे कमा ले या फिर तू अपनी दुनिया हेवन में ले जा उसको, तुझे जो करना है तू कर, बट अभी मेरी पावर्स का यूज़ कर और यहाँ से बचा ले। वो कहता है कि मैं अपनी शिवलरी अपनी लाइफ को बहुत डेथ के स्टेक पर नहीं डालने वाला, मैं सारे लोगों के लिए होली ग्रेल लेना चाहता था, उनकी विश तोड़ने के लिए नहीं। और फिर सेबर कहता है कि मैं अब फेड होने से डरता नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी पावर यूज़ करने वाला हूँ। और आके उन पर अटैक कर देता है और सेबर अयाका को फिर से बचा लेता है। तब सेबर के सामने कुत्ता होता है और तभी आसमान से बहुत सारी कुकीज़ बरसने लगती है। अब यहाँ पर ये शौक हो जाते हैं कि आसमान से कुकीज़ कैसे बरस सकती है, और ऊपर से आती हुई लड़की कहती है कि सेबरस आना इंटरेस्टिंग था बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती भी हो गई है। अब यहाँ पे फ्रांसिस्का और उसका जो असिस्टेंट है वो भी इस दुनिया में आ गए हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये हो कैसे सकता है, ये खुद कैसे आ गए इधर। जो फ्रांसिस्का होती है वो बोलती है कि तुम लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे को समझ नहीं आया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर सेबर बोलता है कि तुम्हारा अम्ब्रेला अभी भी खुला गया, और अयाका बोलती है कि तेरे को अभी इस बात की चिंता है। और वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और उनको टॉफ़ी वॉफ़ी आने लगते हैं और इन डॉग्स को इन कुकीज़ या टॉफ़ी से बहुत दिक्कत होती है। अब जेस्टर बोलता है कि फिर से यहाँ पर कोई आ गया और एक बहुत ही अजीब सा फिगर उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और सीधा असैसिन पर हमला करता है और असैसिन उससे बच जाती है किसी तरीके से। और फिर जेस्टर बोलता है कि तू पुलिस के स्क्वाड से दिक्कत है, तू भी उन्हीं से लड़ रही थी कुछ टाइम पहले, बट अब तू नहीं लड़ रही, मुझे पता है क्यों, क्योंकि तुझे पता चल गया कि ये लोग सुबाकी को बचाना चाहते हैं। बट मैं तुझे बता दूं कि ये लोग मेजर से अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक बच्ची की भी जान ले सकते हैं। और मैं जानता हूँ इस बच्ची की जान कौन लेगा यहाँ पे से, ज़रूर इन दोनों में से ही कोई लेगा। वो प्रीस्ट और वो फ्लैट की बात कर रहा था, और जब ये लेंगे जान तभी हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। फ्रांसिस्का अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि होली ग्रेल वॉर में जो भी दिक्कत आ रही है हम ही बना रही है एंटरटेनमेंट के लिए। और सेबर कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू हमारी मदद क्यों कर रही है। फ्रांसिस्का बोलती है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, हम तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हैं। और उसके बाद वो अयाका को देख के बोलते हैं कि तू तो काफ़ी बदल गई है, शायद किंग लियोन हार्ट के साथ रह के तू भी स्ट्रॉन्ग बन गई है। अब जो सेबर होता है वो सामने आके कहता है कि अयाका स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, वो शुरुआत से ऐसी है और हमेशा से स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। अब वो फ्रांसिस्का को बोलती है कि तू तो एक लोमड़ी जैसी है जिसकी बहुत तेज़ आंखें, तू क्या बात कर रही है। अब यहाँ पर फ्रांसिस्का बोलती है कि तुम दोनों सच में एक साथ कितने अच्छे लगते हो, और ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अब मैं तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये दोनों पे चले जाते हैं पास्ट में या किसी ड्रीम में जो इनको फ्रांसिस्का दिखा रही होती है। उस ड्रीम के अंदर अयाका बोलती है कि ये तो वही कैसल है जहाँ पर मैं यहाँ से आने से पहले थी, फुयुकी में। और तभी एक घोड़ा आता है जिसके ऊपर साइड वाइड से लाइटनिंग आ रही होती है, और सेबर बोलता है क्या वो लाइटनिंग थी। और तभी इनका एनवायरनमेंट फिर से चेंज होता है और सेबर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये और कोई नहीं है, मैसिव फिगर है अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। अब ये लोग चले जाते हैं गार्डन में जहाँ पे अयाका को दिखती है फीलिया को, पर यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि शायद ये पुराने टाइम की बात है तो उसका लुक बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर सारे अलग अलग लोग आते हैं और तभी एक आदमी को देख के सेबर बोलता है क्या ये एक सपना है। और अयाका बोलती है क्या हुआ। सेबर बोलता है कि मैं बस की वजह से अपना कदम नहीं झुका कर इनको सैल्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक किंग, जो कि गंदा ही किंग हूँ मैं जानता हूँ, बट उसके बाद भी मैं किसी और को नील नहीं कर सकता। मैं इम्परफेक्ट हूँ बट फिर भी मैं नील नहीं कर सकता। अयाका बोलते कि तुम क्या बात कर रहे हो, और वो बोलता है कि ये जो लड़की तुम्हारे सामने दिखती है और कोई नहीं है, किंग आर्थर है। और यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि जो चौथी होली ग्रेल वॉर है वहाँ पर अब स्टार्ट होने वाली है, और ये ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात है। फ्रांसिस्का बोलती है कि मैं होली ग्रेल वॉर में 15 साल पहले तो नहीं जा पाई थी, बट मैं उनका जो रिकॉर्डिंग्स थी या फिर जो भी चीज़ें वो देख सकती थी वो देख कर यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे। और किंग आर्थर की मेंटालिटी पता चलती है कि एक राजा को हमेशा लड़ते रहना चाहिए अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए वगैरह वगैरह। अब तभी किंग आर्थर की बातें सुनकर वहाँ का जो बंदा होता है वो कहता है कि जो तेरी बातें और जो तेरा बिलीफ है ना वो एक दिन तेरे को उठाकर बहुत ऊपर ले जाएगी गॉडेस की दुनिया में। किंग आर्थर उसको बोलती है कि तू क्या बातें किए जा रहा है, क्या बकवास है ये। धीरे धीरे जैसी वो ड्रीम आगे बढ़ता है तो हमें समझ में आ जाता है कि किंग आर्थर की वो जो पूरी स्टोरी थी वो झूठी थी, और ऐसे एक होली ग्रेल वॉर का एंड होता है कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती है। और उसके बाद जो ऊपर से वॉइस ओवर आ रहा होता है उस
फ्रांसिस्का का, वो कहती है कि एकदम सच्ची कहानी है। तो तुझे कैसा लग रहा है अपनी पथेटिक किंग जिसको तू एडमायर करता था, उसकी जो पूरी कहानी है फेरी टेल वो झूठी है, उसने सिर्फ वो खुद बनाई थी। दूसरी तरफ जेस्टर मेजर्स को गाली बक रहा होता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, और फिर अचानक से ही वो जो प्रीस्ट होता है उसको पता लग जाता है कि इसको कैसे मारना है, और सारे लोग तलवार लेके ज़मीन में घुसा देते हैं, और जिसकी वजह से जेस्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तभी हमें फ्लैट आता है और वो कहता है कि मैंने इसका एनर्जी सोचा शैडो का पीछा करा और मेरे को इसकी जो बॉडी वो मिल चुकी है। तो वो कहता है कि तू ऐसे मेरी बॉडी नहीं ढूंढ सकता। तो वो कहता है कि हाँ, जो पैटर्न था वो बहुत अजीब सा था, बट मैंने उसको क्रैक करके ढूंढ ही लिया था, काफ़ी दर्द हुआ मेरे को। अब जेस्टर बोलते हैं काफ़ी दर्द हुआ क्या मतलब है। अब फिर वो एल मिलोई को कॉल करता है, एल मिलोई किसी और वैम्पायर को कॉल करता है, और इन लोगों की बातें चल रही होती है। तो बेसिक जेस्टर यहाँ पर हार चुका होता है इन लोगों के सामने। दूसरी तरफ फ्रांसिस्का कोशिश कर रही थी कि वो सेबर का मोरल डाउन कर दे या फिर उसको किंग ऑफ नाइट्स इन सब दुनिया में ले जाके उसको दिमाग खराब कर दे, बट सेबर हमारा एकदम नॉर्मल रहता है और उसको काफ़ी मज़ा आता है हिस्ट्री देखने में, और उसको पता लग चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो क्या कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपना दिमाग नहीं बदलता है और अपने गोल पर फोकस रहता है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको पता है कि वो जिसको एडमायर करता है उसने शायद फॉल्स टेल बनाई हो, बट वो बाकी 2 नाइट से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लड़ रही थी। अब फ्रांसिस्का बोलता है कि तेरे को थोड़ा भी गलत नहीं लगा कि वो लड़की थी, लड़का नहीं थी। अब वो बोलता है कि मैं तो जानता था तू कब से इसी के पीछे पड़ी थी कि मैं उसको हेट करने लगूंगा किंग आर्थर को, बट ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब वो दोनों वहाँ पर आ रहे होते हैं। अब हमें जेस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं इस दुनिया को राख कर दूंगा, और तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइप का निकलता है, शायद वो एक असैसिन है या फिर कोई तो क्रेजी मॉन्स्टर है वो, और फिर वो जाता है लोगों पर हमला करने के लिए। बट तभी वहाँ पर सेबर आ जाता है और पुलिस वालों पर जिन पर हमला कर रहा था मॉन्स्टर, वो उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और पुलिस वालों को कहता है सॉरी मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई, और सेबर और वो जो मॉन्स्टर है वो आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग से वो जो फ्लैट होता है, प्रीस्ट होता है, वो सब पैराशूट पहन के कूद गए होते हैं, तो वो भी इस लड़ाई में शामिल होने ही वाले हैं। हमें सुबाकी दिखाई जाती है और सुबाकी वो सिग्मा बाहर भेजते अपने मॉम और डैड को यहाँ लाने के लिए, और वहाँ पे जेस्टर दर्द में पड़ा हुआ होता है। जैसे वो बाहर जाती है तो दुनिया का हाल देखती है कि मॉन्स्टर सबको मार रहा है, और वो अपने मॉम और डैड को बोलती है कि सब क्या चल रहा है, और उसको मैम एंड डैड बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारी साइड है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो मिस्टर ब्लैक होता है वो भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके मॉम एंड डैड बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ मेज क्राफ्ट पर फोकस करना और किसी चीज़ पर नहीं, जितने भी लोग मरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की जाती है मिस्टर ब्लैक के पास, और मिस्टर ब्लैक के पास जाके बोलती है कि जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जेस्टर ये सब देख रहा होता है, पूरी दुनिया वापस से नॉर्मल हो जाती है, मॉन्स्टर गायब हो जाता है, सुबाकी फिर से कोमा में ही होती है हॉस्पिटल में, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुबाकी के पेरेंट्स होते हैं वहीं पर खड़े हुए होते हैं, और वो कहते हैं कि हमें सुबाकी से मिलने के लिए जाना है, हमारा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, उसने कमांड्स पे आखिरकार सीख ही लिया है। और ये सब देख के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों पर गन तान देता है सिग्मा, और कहता है कि एक जंग का ऐलान है। और उसके बाद हम देखते हैं आयाका को, जिसके पास फ्लैट आ रहा होता है। सरप्राइजिंग बात यह थी कि पूरी सीरीज में फ्लैट और आयाका एक बार भी आमने सामने नहीं आए थे, और अब जैसे वो सामने आया तो उसको आयाका सोइजो करके बुला रहा था। अब आयाका शॉक हो जाती कि इसको इसका नाम कैसे पता और ये दूसरा नाम क्यों ले रहा है, तो शायद इसको इसके पास्ट के बारे में पता जो कि ये भूल चुके, और वो उससे पूछती है, बट वो उससे बता पाए उससे पहले उसको गोली लग जाती है, और ये गोली चलाई शायद फ्लेडियस ने। फ्लेडियस उसके सामने जो लड़की है वो कहती है कि ये तो हमारा जो स्ट्रेस का कारण था वो फाइनली मर गया। उसको एक गोली लगती है और उसके सर में गोली लगती है और आयाका के सामने वो मर जाता है, और वो प्रोफेसर से सॉरी भी बोलता है कि उसने जो भी गलतियाँ करी जिंदगी में। उसके बाद हम देखते हैं सिग्मा को जो कि वहीं पर होता है, और उसने सुबाकी के दोनों पेरेंट्स को गोली मार के मार दिया था, जो कि वेल डिजर्व था भाई। उसके पेरेंट्स कुछ कर तो रही नहीं थे, उसकी बेटी को एक्सप्लॉइट ही करे जा रहे थे दबा के। अब हम देखते फ्लेडियस को जिसकी स्क्रीन पर पूरा झरझर हो रहा होता है, ऐसा आज तक नहीं, और वो बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब सिग्मा को समझ में आ जाता है कि उसको अब क्या करना है, उसको अपनी अब जिंदगी अच्छे से जीनी है। और उसका जो असिस्टेंट होता है तू मुझसे क्या करवाना चाहता है, तो बोलता है कि आज से मैं एकदम फ्रीली एक्ट करूंगा और मैं इस होली ग्रेल वॉर को एकदम सीरियसली लड़ने वाला हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं जानता हूँ ये फेट स्ट्रेंज फेक जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है, तो मैंने एकदम सिंपलेस्ट तरीके में इसको समझाने की कोशिश करी है। और लास्ट के 2 एपिसोड में शायद बिगड़ सकता है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी उतने कुछ खास समझ नहीं आए, बट मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीके में समझाने की कोशिश करी है इसके बारे में। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। शायद मैं इसको एक रीपॉलिश करके वापस एक नया वर्जन डालूंगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।